नमस्कार, स्वागत है आपका अनिल कंप्यूटर्स की प्री ऑनलाइन क्लासेस में। आज की क्लास में हम सीखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है जिसे हम ओप्स भी कहते हैं। ओप्स यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी हम इसे कह सकते हैं। सी प्लस प्लस को बजाने स्टार्टअप के द्वारा डेवलप किया गया था। सी प्लस प्लस को 1979 में बेल लैबोरेटरी में डेवलप किया गया था। जहाँ पर सी को डेवलप किया गया था वहीं पर सी प्लस प्लस को भी डेवलप किया गया है। सी प्लस प्लस यानी सी के जो सिंटैक्स है, जनरल सिंटैक्स, वो भी सी प्लस प्लस के अंदर यूज करके उसका अपडेटेड वर्जन बनाया गया, इसलिए सी प्लस प्लस बनाया गया। तो सी यानी हमारा जो बेसिक लैंग्वेज है वो, और प्लस प्लस यानी उसका अपडेटेड वर्जन। तो इसका मीन्स ये होता है। सी प्लस प्लस एक मिडिल लेवल लैंग्वेज है। इसे हाई लेवल और लो लेवल दोनों के फीचर्स है। फिर आते हैं कि सी प्लस प्लस के 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं। सबसे फर्स्ट होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, यानी ये ऑब्जेक्ट को खुलकर सपोर्ट करता है। दूसरा आता है लो लेवल एज वेल एज हाई लेवल, यानी लो लेवल पर भी उतने अच्छे से काम करता है, हाई लेवल पर भी उतने अच्छे से वर्क करता है। फिर आता है इजी टू लर्न, हम इसे इजीली लर्न कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट यूजेस ऑफ सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस का यूज कहाँ कहाँ होता है, कैसे होता है। तो जनरली सी प्लस प्लस को ज़्यादातर उन सॉफ्टवेयर में यूज़ किया जाता है जहाँ हार्डवेयर के ऊपर अधिक कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है, जैसे कि डिवाइस ड्राइव बनाने के लिए सी प्लस प्लस का यूज़ किया जाता है। सेकेंड, ये एक मल्टीपर्पज़ लैंग्वेज है। इसे हम बड़े सॉफ्टवेयर क्रिएट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। थर्ड, आजकल सी प्लस प्लस को ज़्यादातर एजुकेशन के पर्पज से यूज़ किया जाता है, क्योंकि सभी बड़ी लैंग्वेजेस के फीचर्स सी प्लस प्लस से लिए गए हैं इसलिए। और सी प्लस प्लस सी लैंग्वेज का एक्सटेंशन है, इसलिए वो सभी सॉफ्टवेयर जो सी में बनाए जाते हैं वो सी प्लस प्लस में भी बनाए जा सकते हैं। फिर आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के प्रिंसिपल्स क्या क्या है, तो सबसे फर्स्ट आता है हमारा क्लास। क्लास एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। ये सी लैंग्वेज में स्ट्रक्चर की तरह ही होता है, लेकिन क्लासेस में हम वेरिएबल के साथ साथ उनसे रिलेटेड फंक्शन भी क्रिएट कर सकते हैं, जिन्हें बाद में ऑब्जेक्ट के द्वारा एक्सेस किया जाता है। सेकेंड आता है ऑब्जेक्ट्स। क्लास एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होती है और क्लास टाइप की वेरिएबल को ऑब्जेक्ट कहा जाता है। ऑब्जेक्ट के द्वारा हम क्लास के वेरिएबल और फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि एंड यूजर को वही फंक्शनलिटी शो की जाए जिसकी उसको जरूरत है, बाकी बैकग्राउंड की फंक्शनलिटी हाइड की जाए। एग्जाम्पल के लिए, जब हम एक कार चलाते हैं तो सिर्फ उसका क्लच, गियर या स्टीयरिंग पर ध्यान देते हैं। इंजन किस तरह से काम कर रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं होता है। तो वैसे ही एब्स्ट्रैक्शन क्या करता है, उसकी जो बैकग्राउंड की फंक्शनलिटी है वो हाइड कर देता है। उसके लिए एब्स्ट्रैक्शन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट है जिसमें कोड को दूसरी जगह यूज किया जाता है। उदाहरण के लिए, आप एक क्लास में क्रिएट किए गए फंक्शन को दूसरी क्लास में इनहेरिट कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको इन फंक्शन को दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं होगी और आप इन्हें दोनों ही क्लासेस के ऑब्जेक्ट को एक्सेस भी कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है पॉलीमोर्फिज्म। पॉलीमोर्फिज्म का मतलब होता है एक नाम कई काम होते हैं। इसमें आप एक नाम से कई तरह के टास्क इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और सी प्लस में पॉलीमोर्फिज्म फंक्शन ओवरलोडिंग द्वारा इंप्लीमेंट किया जाता है, जिसमें एक नेम के फंक्शन को अलग अलग कंडीशन में एक्सिक्यूट किया जाता है। नेक्स्ट, मैसेज पासिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, जिससे प्रोग्राम रियल लाइफ कंडीशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये है हमारा सी प्लस प्लस का इंट्रोडक्शन कि सी प्लस प्लस कैसे वर्क करता है और उसका यूज कहाँ कहाँ पर होता है। सी प्लस प्लस की हेडर फाइल के बारे में। सी प्लस प्लस में एक प्रोग्राम बनाने से पहले हम प्रोग्राम के हेडर सेक्शन में कुछ प्री डिफाइंड लाइब्रेरी इंक्लूड करते हैं, जिसे हम हेडर फाइल कहते हैं। एक प्रोग्राम में इन फंक्शन का यूज करने के लिए हमें उनकी फाइल, यानी जिसमें ये डिफाइंड है, को प्रोग्राम के हेडर में इंक्लूड करना होता है। हेडर फाइल इंक्लूड करने का जनरल सिंटैक्स क्या होता है? जनरल सिंटैक्स होता है हैशटैग इंक्लूड फाइल नेम डॉट एच
डॉट एच इसका एक्सटेंशन होता है। जस्ट इसका एग्जांपल देखे तो हम यूज करते हैं हैश इंक्लूड iostream डॉट एच। नॉर्मली हम देव सी प्लस प्लस या फिर और कोई सॉफ्टवेयर यूज करते तो डॉट एच इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि वो कंपाइलर के अंदर पहले से डिफाइंड होता है कि ये हेडर फाइल है। दूसरा iostream डॉट एच जो टबो के अंदर यूज करते तो डॉट एच लगाना जरूरी होता है। iostream के अंदर हम सी आउट और सी इन दो फंक्शन यूज करते हैं। सी आउट फंक्शन प्रिंट करने के लिए यूज किया जाता है, सी इन फंक्शन स्कैन करने के लिए यूज किया जाता है। नॉर्मली हम सी के अंदर stdio यूज करते हैं तो वहाँ पे printf और scanf यूज करते हैं। स्कैनफ के अंदर जहाँ पर हमने सीन लिखा है तो वहाँ पे हमें फॉर्मल स्पेसिफायर लिखना होता है, एड्रेस ऑपरेटर लगाना होता है, लेकिन सीन के अंदर सिर्फ हमें वो वेरिएबल लिखना होता है जिसको हमें स्कैन कराना होता है। इसमें डिफरेंस होता है। अब आते सी आउट फंक्शन इन सी प्लस प्लस। सी आउट स्टेटमेंट का यूज मॉनिटर स्क्रीन पर किसी मैसेज या रिजल्ट को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। जस्ट एग्जांपल है तो हमने यहाँ लिखा है सी आउट इंसर्शन पॉइंट और प्रिंट मैसेज, देन सेमीकोलन से टर्मिनेट कर दिया। हमारा जो मैसेज है वो इन्वर्टेड कॉमा में आता है, देन ये वाला जो ब्रैकेट है वो यहाँ पर क्लोज नहीं होता है। इसमें इंसर्शन ऑपरेटर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं सी इन फंक्शन इन सी प्लस प्लस। सी इन स्टेटमेंट का यूज प्रोग्राम एक्सिक्यूशन के समय रन टाइम पर किसी वेरिएबल की वैल्यू को रीड करने के लिए किया जाता है। इसका भी एग्जांपल लेके तो सी इन जस्ट अपोजिट इंसर्शन ऑपरेटर यूज करते हैं यहाँ पर और वेरिएबल लिख देते हैं। इसमें भी हम इंसर्शन ऑपरेटर का यूज करते हैं। फिर आते हैं सिंपल प्रोग्राम एग्जांपल ऑफ सी प्लस प्लस। तो सबसे पहले हम हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं हैश इंक्लूड iostream डॉट एच। फिर हमने यहाँ लिखा है इंट मेन, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट ओपन सी आउट ब्रैकेट ओपन इन्वर्टेड कॉमा में लिखा बेस्ट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट इन उदयपुर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, देन टर्मिनेट कर दिया। अब सिर्फ हमने यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट किया है, ना कोई वेरिएबल डिफाइन नहीं किया है, कोई वेरिएबल की वैल्यू नहीं दी, और रिटर्न 0 करके इसे क्लोज कर देंगे तो इसका आउटपुट आएगा बेस्ट कंप्यूटर्स इंस्टीट्यूट इन उदयपुर। तो ये हमारा मैसेज कुछ इस टाइप से प्रिंट कर देता है। इंट्रोडक्शन ऑफ क्लास एंड ऑब्जेक्ट। सी प्लस प्लस के अंदर क्लास और ऑब्जेक्ट क्या होता है और उसे हम कैसे यूज कर सकते हैं। क्लास एक स्ट्रक्चर के जैसा होता है जिसमें वेरिएबल यानी डेटा मेंबर और फंक्शन यानी मेंबर फंक्शन को एक ही जगह पर इकट्ठा किया जाता है। सबसे फर्स्ट आता है क्लास डिफाइन। तो क्लास को डिफाइन करने के लिए क्लास कीवर्ड का यूज किया जाता है। इसके साथ ही क्लास नेम लिखा जाता है। क्लास के नेम का पहला कैरेक्टर अपर केस या लोअर केस दोनों भी हो सकता है, लेकिन क्लास के नेम का पहला अक्षर अपर केस में होना एक गुड प्रोग्रामिंग कहलाती है। नेक्स्ट आता है सिंटैक्स फॉर क्लास। तो सबसे फर्स्ट हम लिखते हैं क्लास नेम कर्ली ब्रैकेट ओपन डेटा मेंबर एज मेंबर फंक्शन यानी डेटा के मेंबर्स और मेंबर फंक्शन, देन कर्ली ब्रैकेट क्लोज करके इसे टर्मिनेट किया जाता है। जैसे हम सी के अंदर स्ट्रक्चर को क्लोज करने के बाद टर्मिनेट करते हैं, वैसे ही हम सी प्लस प्लस के अंदर क्लास को भी सेमीकोलन से टर्मिनेट करते हैं। टाइप ऑफ एक्सेस स्पेसिफायर। सबसे फर्स्ट होता है प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड। प्राइवेट यानी प्राइवेट में क्लास के मेंबर का मतलब वेरिएबल लिखे जाते हैं। प्राइवेट के बिना प्राइवेट के मेंबर अगर लिखते हैं तो वो डिफॉल्ट प्राइवेट मेंबर ही होते हैं। प्राइवेट मेंबर सिर्फ उसके क्लास के लिए ही काम करते हैं, ये क्लास के बाहर एक्सेस नहीं होता है। सेकंड आता है प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड का काम प्राइवेट की तरह ही होता है, ये इनहेरिटेड होते हैं, इनका इस्तेमाल इनहेरिटेंस में किया जाता है। थर्ड आता है पब्लिक। पब्लिक के मेंबर क्लास के अंदर और बाहर दोनों ही जगह एक्सेस किए जाते हैं, इसके अंदर डेटा मेंबर को भी लिखा जाता है। नेक्स्ट आता है व्हाट इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट वेरिएबल के जैसा होता है। ऑब्जेक्ट के लिए क्लास को एज अ डेटा टाइप लिया जाता है और उसे एक या एक से अधिक वेरिएबल यानी ऑब्जेक्ट्स दिए जाते हैं। क्लास के ऑब्जेक्ट को मेन फंक्शन के अंदर लिखा जाता है और ऑब्जेक्ट और एक्सेस ऑपरेटर के साथ क्लास के मेंबर फंक्शन को भी एक्सेस किया जाता है। सिंटैक्स फॉर ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन। जैसे हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं वैसे हम ऑब्जेक्ट को क्लास का एज ए डेटा टाइप लेकर डिक्लेयर कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करने का जनरल सिंटैक्स होता है क्लास नेम ऑब्जेक्ट एस, ऐसा हमने ऑब्जेक्ट बना दिया।
फॉर एग्जाम्पल ले तो हमने यहाँ पर बनाया नंबर, यानी क्लास का नेम हो गया नंबर और N1 हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। एक्सेसिंग क्लास मेंबर, अब क्लास के मेंबर को एक्सेस कैसे किया जाता है, तो क्लास के डेटा को एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट और मेंबर फंक्शन का यूज किया जाता है। इसके साथ में एक्सेस ऑपरेटर की जरूरत होती है, यानी फुल स्टॉप की जरूरत होती है। सिंटैक्स फॉर एक्सेस क्लास मेंबर का जनरल सिंटैक्स होता है ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेंबर फंक्शन ब्रैकेट ओपन करके क्लोज देन टर्मिनेट किया जाता है। इसका एग्जांपल देखें तो N1 डॉट गेट डेटा, N1 हमारा ऑब्जेक्ट है और डॉट यानी हमारा एक्सेस ऑपरेटर है और गेट डेटा हमारा फंक्शन है। फिर आता है एग्जांपल फॉर क्लास एंड ऑब्जेक्ट। अब क्लास और ऑब्जेक्ट को हम एग्जांपल के थ्रू समझे तो सबसे पहले देखिए हमने हेडर फाइल इंक्लूड किया है, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी कीवर्ड यूज किया, क्लास नंबर, प्राइवेट में हमने नंबर को डिक्लेयर किया, पब्लिक में गेट डेटा यानी फंक्शन को यूज किया और यहाँ पर हमने एंटर वैल्यू ऑफ नंबर और सीन करा दिया नंबर को, देन ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद वापस पुट डेटा फंक्शन को यूज किया जिसके थ्रू हमने यहाँ पर जो नंबर हम पुट करने वाले हैं उस नंबर को यहाँ पे प्रिंट करवाया, देन कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो ये वाला कर्ली ब्रैकेट यहाँ क्लोज हुआ। अब क्लास का जो कर्ली ब्रैकेट है वो क्लोज करके उसको टर्मिनेट किया। फिर हमने इंट मेन डिक्लेयर किया, नंबर का ऑब्जेक्ट बनाया N1, फिर एक्सेस करना है मेंबर को तो N1 डॉट गेट डेटा एंड N1 डॉट पुट डेटा और रिटर्न 0 करके इसे टर्मिनेट कर दिया। अब देखिए क्लास और ऑब्जेक्ट का हमने ये एग्जाम्पल बनाया, इसमें सबसे पहले क्लास लिखा हुआ है और इंट में लास्ट में लिखा हुआ है। इसके कारण हम C++ को बॉटम टू अप लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं। बॉटम टू अप लेवल लैंग्वेज इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम का डिक्लेरेशन है वो सबसे लास्ट में हो रहा है, यानी इंट में जो लिखा जाता है वो सबसे लास्ट में लिखा जाता है। अब वो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर इसका आउटपुट पूछेगा नंबर एंटर वैल्यू ऑफ नंबर, तो हमने 8 एंटर किया तो हमें प्रिंट करके देगा वैल्यू ऑफ नंबर इज 8। तो हम इस तरह से क्लास और ऑब्जेक्ट को यूज करके प्रोग्राम बना सकते हैं C++ के अंदर। ऑपरेटर्स को कैसे यूज किया जाता है, जैसे हम C के अंदर ऑपरेटर्स को यूज करते हैं वैसे हम C++ के अंदर भी उन्हीं ऑपरेटर्स को यूज कर सकते हैं, क्योंकि C++ के अंदर भी वही सिंटैक्स यूज किए गए हैं जो C के अंदर यूज किए गए हैं। तो C के अंदर जो ऑपरेटर्स यूज किए गए हैं, मतलब C का जो फीचर्स हैं उसके ऑपरेटर C++ में यूज किए गए हैं, तो C++ उसका अपडेटेड वर्जन है। इसलिए वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर करवा के हम उन वेरिएबल पर कई तरह के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, जिसके लिए हमें ऑपरेटर की जरूरत होती है। वेरिएबल के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए अलग अलग ऑपरेटर को यूज करना होता है। तो सबसे फर्स्ट ऑपरेटर यूज करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर, सेकंड यूज करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर, थर्ड लॉजिकल ऑपरेटर, फोर्थ असाइनमेंट ऑपरेटर, फिफ्थ इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर और सिक्स्थ कंडीशनल ऑपरेटर। जस्ट हम एग्जांपल ले तो हमने यहाँ पर लिखा है C is equals to A plus B। यहाँ पे जो प्लस और इक्वल का साइन है इसे हम ऑपरेटर कहते हैं, और C, A और B हमारा वेरिएबल होता है। इस वेरिएबल को हम यहाँ पर ऑपरेंड्स कहते हैं। तो ऑपरेंड के साथ में ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए जो सिंबल यूज किया जाता है उसे हम ऑपरेटर कहते हैं। सबसे फर्स्ट आता है अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर को मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन एक्सेट्रा। अरिथमेटिक ऑपरेटर 5 टाइप के होते हैं। सबसे फर्स्ट आता है हमारा एडिशन। ये ऑपरेटर दो वेरिएबल की वैल्यू को ऐड करता है। सब्ट्रैक्शन, ये ऑपरेटर एक वेरिएबल की वैल्यू में से दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करता है। थर्ड आता है मल्टीप्लिकेशन, ये ऑपरेटर दो वेरिएबल की वैल्यू को मल्टीप्लाई करता है। डिवीजन, ये ऑपरेटर एक वेरिएबल की वैल्यू से दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को डिवाइड करता है। देन मॉड्यूल यानी रिमाइंडर, ये ऑपरेटर डिवीजन के बाद शेष बची हुई वैल्यू को प्राप्त करने के लिए यूज किया जाता है। अरिथमेटिक ऑपरेटर को हम एग्जांपल के द्वारा समझे तो हमने यहाँ हेडर फाइल यूज किया हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम। अगर आप टर्बो में बनाते हैं तो डॉट एच इंक्लूड करें। यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, ये कीवर्ड होता है जो यूज किया जाता है C++ के अंदर। इंट मेन, इंट I equal to 10, B is equals to
5 एंड C। फिर हमने यहाँ पे लिखा है C इज इक्वल टू A प्लस B, C आउट कराया सम C को, एंड L यानी न्यू लाइन। C इज इक्वल टू A माइनस B, C आउट करा दिया, सब्ट्रैक्ट इज C और एंड L कर दिया। ऐसे C इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई B, C आउट करा दिया, मल्टीप्लाई इज C। C इज इक्वल टू A डिवाइड बाय B, तो डिवाइड इज C, यानी जो डिवाइड का आंसर आएगा वो C में आ जाएगा, और एंड L यानी न्यू लाइन इंसर्ट हो जाएगी। C इज इक्वल टू परसेंटेज B, यानी मॉड्यूल निकालना है, तो C आउट मॉड्यूल इज C। तो इसका आंसर हमें कुछ इस टाइप से मिलेगा, 15 5 मल्टीप्लाई 50 डिवाइड इज 2 रिमाइंडर 0। नेक्स्ट आता है हमारा रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर दो वेरिएबल की वैल्यू को कंपेयर करने के लिए यूज किया जाता है। इस तरह के ऑपरेटर कंडीशनल स्टेटमेंट इफ एल्स स्विच फॉर व्हाइल आदि के साथ यूज किया जाता है। ये ऑपरेटर कंडीशन चेक करने के लिए यूज किए जाते हैं। कंडीशन ट्रू होने पर वैल्यू ट्रू हो जाती है और कंडीशन फॉल्स होने पर वैल्यू फॉल्स हो जाती है। इसके अंदर हम ऑपरेटर यूज करते हैं इक्वल टू। इक्वल टू ये ऑपरेटर चेक करता है कि क्या दोनों वेरिएबल की वैल्यू इक्वल है। नॉट इक्वल टू ये ऑपरेटर चेक करता है कि क्या दोनों वेरिएबल की वैल्यू नॉन इक्वल है। लेस देन ये ऑपरेटर चेक करता है कि क्या लेफ्ट ऑपरेंड की वैल्यू राइट ऑपरेंड से छोटी है। ग्रेटर देन ये ऑपरेटर चेक करता है कि क्या लेफ्ट ऑपरेंड की वैल्यू राइट ऑपरेंड से बड़ी है। लेस देन इक्वल टू यानी ये ऑपरेटर चेक करता है कि क्या लेफ्ट ऑपरेंड की वैल्यू राइट ऑपरेंड से छोटी है या उसके समान है। ग्रेटर देन इक्वल ये ऑपरेटर चेक करता है कि क्या लेफ्ट ऑपरेंड की वैल्यू राइट ऑपरेंड से बड़ी है या उसके समान है। रिलेशनल ऑपरेटर का भी हम एग्जांपल देखें तो यहाँ पर हमने लिखा है इंट a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू 5। इफ में हमने यहाँ पर कंडीशन दी a लेस देन b, तो अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो हमें क्या प्रिंट करेगा, a इज लेस देन b। और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो हमें प्रिंट करेगा a इज ग्रेटर देन b। रिटर्न 0 करके ब्रैकेट क्लोज कर दिया, तो इसका आंसर आएगा हमारा a इज ग्रेटर देन b। थर्ड आता है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर को डिसीजन मेकिंग के साथ में यूज किया जाता है क्योंकि ये ऑपरेटर एक साथ दो कंडीशन को चेक करने के लिए यूज किया जाता है। एंड ऑपरेटर हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास एक साथ दो कंडीशन दी हुई है। अगर दोनों कंडीशन ट्रू होगी तभी हमारा कंट्रोल स्टेटमेंट ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स हो जाता है। पर आता और ऑपरेटर, जब कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगी तो भी कंट्रोल स्टेटमेंट की वैल्यू ट्रू हो जाती है। तो एंड के अंदर तो दोनों कंडीशन ट्रू होगी तभी कंट्रोल स्टेटमेंट ट्रू होता है, और के अंदर जब दोनों में से एक कंडीशन भी ट्रू हो जाती है तो हमारा ट्रू वाला स्टेटमेंट एक्सिक्यूट हो जाता है। नॉट ये ऑपरेटर एक ही कंडीशन के साथ में यूज किया जाता है, जब वो कंडीशन फॉल्स होती है तो कंट्रोल स्टेटमेंट की वैल्यू ट्रू हो जाती है। इसका एग्जांपल हम देखें तो यहाँ पर हमने लिया इफ 5 लेस देन 6 एंड 6 ग्रेटर 5। अब ये दोनों कंडीशन अगर ट्रू होगी तभी हमें कंडीशन इज ट्रू वाला आंसर मिलेगा, अदरवाइज वो हमें बता देगा कंडीशन इज फॉल्स। ठीक है, अभी हमारी ये है 5 लेस देन 6 है, ये भी कंडीशन ट्रू है। 6 ग्रेटर 5 है, ये भी कंडीशन ट्रू है। तो दोनों कंडीशन अभी हमारी ट्रू है, तो हमें आंसर क्या मिलेगा, कंडीशन इज ट्रू। फिर नेक्स्ट आता है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर वेरिएबल की वैल्यू को एक दूसरे को असाइन करने के लिए यूज किया जाता है। इसमें इक्वल टू, प्लस इक्वल, माइनस इक्वल, मल्टीप्लाई इक्वल, डिवाइड इक्वल और मॉड्यूल इक्वल वाला ऑप्शन यूज किया जाता है। ये ऑपरेटर राइट साइड के ऑपरेंड की वैल्यू को लेफ्ट साइड के ऑपरेंड को असाइन कर देता है। प्लस इक्वल टू ये ऑपरेटर लेफ्ट साइड के ऑपरेंड में राइट साइड के ऑपरेंड की वैल्यू को ऐड करके और रिजल्ट लेफ्ट साइड वाले ऑपरेंड को असाइन कर सकता है। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं a इक्वल टू a प्लस b, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस इक्वल टू b। फिर आता माइनस इक्वल टू, ये ऑपरेटर लेफ्ट साइड के ऑपरेंड की वैल्यू में से राइट साइड के ऑपरेंड की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देता है और रिजल्ट जो है वो लेफ्ट साइड के वेरिएबल में स्टोर करता है। तो ये ऑपरेटर हमेशा लेफ्ट साइड वाले ऑपरेंड में ही असाइन करता है, ये हमें ध्यान रहना चाहिए। मल्टीप्लाई इक्वल टू, ये ऑपरेटर लेफ्ट साइड के ऑपरेंड की वैल्यू को राइट साइड के ऑपरेंड की वैल्यू से मल्टीप्लाई करके रिजल्ट को लेफ्ट साइड के ऑपरेंड में स्टोर कर देता है। डिवाइड इक्वल टू, ये ऑपरेटर लेफ्ट ऑपरेंड की वैल्यू को राइट ऑपरेंड की वैल्यू से डिवाइड करके रिजल्ट को लेफ्ट साइड के ऑपरेंड में ही स्टोर कर देता है। परसेंटेज इक्वल्स टू, यह ऑपरेटर लेफ्ट साइड के ऑपरेंड की वैल्यू को राइट साइड के ऑपरेंड की वैल्यू से डिवाइड करके शेष बचे हुए रिजल्ट को
लेफ्ट साइड के ऑपरेंड में स्टोर कर देता है। इसका भी एग्जाम्पल लिखे तो हम ऐसे लिख सकते हैं, a इक्वल टू a प्लस बी, a इक्वल टू a माइनस बी, a इक्वल टू a मल्टीप्लाई बी, a इक्वल टू a डिवाइड बाई बी और a इक्वल टू a मॉड्यूल बी। तो इसका भी आउटपुट कुछ इस तरह से दिखेगा। सम 15 है, सब्ट्रैक्ट 10 है, मल्टीप्लाई 50 है, डिवाइड 10 है, मॉड्यूल 0। नेक्स्ट आता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को एक नंबर से इंस्टेंटली इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं। इसमें हम प्लस प्लस यानी इंक्रीमेंट करना, माइनस माइनस यानी डिक्रीमेंट करना। तो प्लस प्लस ऑपरेटर ये एक यूनरी ऑपरेटर होता है, ये ऑपरेंड की वैल्यू को एक नंबर से इंक्रीज करता है। और डिक्रीमेंट यानी ये भी एक यूनरी ऑपरेटर ही होता है, ये ऑपरेंड की वैल्यू को एक नंबर से डिक्रीज करता है। फिर आता है एग्जाम्पल ऑफ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का एग्जाम्पल हम देखें तो हमने यहाँ पे हेडर फाइल इंक्लूड किया, a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 100 है। फ्लोट में हमने दिया c की वैल्यू 10.5 है और d की वैल्यू 13.5 है। सी आउट करा दिया प्लस प्लस है, सी आउट कराया माइनस माइनस भी, एक में इंक्रीमेंट किया, एक में डिक्रीमेंट किया, फिर सी में वापस इंक्रीमेंट किया, डी में डिक्रीमेंट किया है। जिसका जो आउटपुट आएगा वो कैसे आएगा 11, यानी ए में इंक्रीमेंट होने के बाद उसकी वैल्यू क्या होगी 11, बी में डिक्रीमेंट होने के बाद यानी डिक्रीज यानी -1 से वो डिक्रीज हो जाएगा, एक वैल्यू उसमें से माइनस हो जाती है तो 99 हो गया। 10.5 है, इंक्रीमेंट हो गया तो 11.5 हो गया। 13.5 है, इसमें डिक्रीमेंट हो गया तो 12.5 हो गया। तो हम इस टाइप से इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट को यूज कर सकते हैं। इस ऑपरेटर को जनरली हम लूप में ज्यादा यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर को टर्नरी ऑपरेटर भी कहा जाता है। ये इफ एल्स स्टेटमेंट की शॉर्ट फॉर्म होती है। इसका जनरल सिंटैक्स कुछ इस टाइप से होता है, कंडीशन क्वेश्चन मार्क स्टेटमेंट 1 कॉलन स्टेटमेंट 2। इसका एग्जांपल देखें तो हमने हेडर फाइल इंक्लूड किया इंट मेन, इंट एज इज इक्वल टू 40, ये हमारा वेरिएबल डिक्लेरेशन हो गया। अब कंडीशनल ऑपरेटर यूज करना है तो हम कैसे यूज करेंगे, एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 क्वेश्चन मार्क, सी आउट एलिजिबल फॉर पैन कार्ड एंड एल यानी न्यू लाइन कॉलन, सी आउट नॉट एलिजिबल फॉर पैन कार्ड एंड एल रिटर्न 0 करके क्लोज कर दिया। फिर हमने यहाँ पर एज एंटर किया है 14, तब हमने यहाँ पे कंडीशन क्या दी है, एज ग्रेटर देन इक्वल टू 80 हो, यानी 80 के बराबर हो या 80 से ऊपर हो तभी उसे पैन कार्ड मिले। तभी उसे क्या मिल रहा है, नॉट एलिजिबल फॉर पैन कार्ड, यानी वो पैन कार्ड के लिए एलिजिबल नहीं है। स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, नॉर्मली हम जो सी के अंदर ऑपरेटर्स यूज करते हैं वही सारे ऑपरेटर हम C++ के अंदर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इन सारे ऑपरेटर्स के अलावा जो एक ऑपरेटर और यूज करते हैं हम C++ के अंदर, जिसे हम बोलते हैं स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। इस ऑपरेटर का यूज ग्लोबल वेरिएबल के लिए किया जाता है, जहां किसी प्रोग्राम में ग्लोबल और लोकल वेरिएबल दोनों का नेम सेम है यानी समान है, और ऐसे में ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए हम स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर यानी डबल बार जो कॉलन लगाया जाता है उस आइकन का यूज करके और दोनों वेरिएबल को एक साथ प्रिंट कर सकते हैं। स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का एग्जांपल देखें तो सबसे पहले हमने हेडर फाइल इंक्लूड किया हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम। फिर यहाँ पर हम कीवर्ड यूज करते हैं नेम स्पेस एसटीडी। नेम स्पेस हमारा कीवर्ड होता है जो प्रोग्राम में अलग अलग फंक्शन या वेरिएबल को जब हम डिक्लेयर करते हैं तो उसके लिए हम नेम स्पेस का यूज करते हैं। फिर हमने यहाँ पर डिक्लेयर किया इंट नंबर इज इक्वल टू 8, ये हमारा ग्लोबल वेरिएबल है। ग्लोबल वेरिएबल इसलिए है क्योंकि इसे हमने इंट मेन से पहले डिक्लेयर किया है। उसके बाद हम डिक्लेयर करते हैं इंट मेन, यानी हमारा प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट हो गया। उसके बाद हम यहाँ लिखते हैं कर्ली ब्रैकेट ओपन इंट नंबर इज इक्वल टू 7, ये हमारा लोकल वेरिएबल हो गया क्योंकि इंट मेन के अंदर डिक्लेयर किया हुआ है, तो ये हमारा लोकल वेरिएबल कहलाता है। फिर हम लिखते हैं सी आउट ग्लोबल वेरिएबल और यहाँ पर स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर यूज करके हमने लिखा है नंबर। फिर वापस सी आउट किया लोकल वेरिएबल नंबर और एंड एल का मीन्स होता है न्यू लाइन। जैसे नॉर्मली हम सी के अंदर /n यूज करते हैं तो
यहाँ पर C++ के अंदर हम एंडल यूज करते हैं, या फिर आप लोकल वेरिएबल के आगे भी /n यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ एंडल ही यूज करें, आप /n भी यूज करना चाहें तो यूज कर सकते हैं। फिर रिटर्न 0 देन कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दें, तो वो इसका जो आउटपुट आएगा वो हमारा आएगा लोकल वेरिएबल इज 7 एंड ग्लोबल वेरिएबल इज 8। तो हमें दोनों वेरिएबल को एक साथ प्रिंट करके फिर हमें आंसर देता है। फिर स्कोप रिजोल्यूशन एग्जांपल विद क्लास, अगर हम क्लास के साथ में स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर को यूज करें तो हम सबसे पहले हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं यूजिंग नेम स्पेस std, क्लास स्टूडेंट बनाया, इंट रोल नंबर, कैरेक्टर नेम, पब्लिक यानी हमारे ये पब्लिक मेंबर है, और यहाँ पर हमने दो फंक्शन यूज किए हैं वाइड गेट डेटा एंड वाइड डिस्प्ले डेटा कर दिया और कर्ली ब्रैकेट क्लोज करके टर्मिनेट कर दिया। अब इसे हमें प्रोग्राम के अंदर एक्सेस करना है तो वाइड स्टूडेंट स्कोप रिजोल्यूशन गेट डेटा, फिर सी आउट कराया एंटर रोल नंबर, सी इन कराया रोल नंबर को, सी आउट एंटर नेम और सी इन करवा दिया नेम, देन कर्ली ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद वापस हमने यूज किया वाइड स्टूडेंट डिस्प्ले, यानी हमें इन दोनों यहाँ जो हम रोल नंबर और नेम देने वाले हैं उसे प्रिंट करना है, तो रोल नंबर और नेम दोनों को सी आउट के थ्रू प्रिंट करवाया। इंट मेन स्टूडेंट का एस ऑब्जेक्ट बनाया और इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने दोनों फंक्शन को कॉल किया, तो एस डॉट गेट डेटा एंड एस डॉट डिस्प्ले डेटा, और रिटर्न 0 करके क्लोज कर देंगे। तो इसका आउटपुट आएगा, पहले तो एंटर रोल नंबर पूछेगा तो रोल नंबर एंटर करना है, फिर एंटर नेम करने के लिए बोलेगा तो हमने नेम एंटर किया, तो फिर हमें वो दोनों प्रिंट करके देगा, रोल नंबर इस ये है और नेम इस ये है। इफ एल्स स्टेटमेंट को कैसे यूज किया जाता है, सबसे पहले हम देखेंगे इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट और एल्स इफ स्टेटमेंट को हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं सबसे पहले इफ स्टेटमेंट को कैसे यूज किया जाता है। तो इस स्टेटमेंट के में केवल एक सिंगल स्टेटमेंट होती है जिसे बॉडी ऑफ इफ कहते हैं। इसमें जैसे ही एक्सप्रेशन वैल्यू ट्रू होती है तो बॉडी ऑफ इफ ट्रू हो जाता है, यानी एक्सिक्यूट हो जाता है। अगर एक्सप्रेशन वैल्यू फॉल्स होती है तो एक्सक्यूशन इफ स्टेटमेंट से बाहर प्रोग्राम के अन्य स्टेटमेंट में ट्रांसफर हो जाता है। इफ स्टेटमेंट का जनरल सिंटैक्स होता है इफ कंडीशन कर्ली ब्रैकेट ओपन स्टेटमेंट टू बी एक्सिक्यूट इफ कंडीशन इज ट्रू देन कर्ली ब्रैकेट क्लोज। एग्जांपल के थ्रू हम इफ स्टेटमेंट को समझे तो हमने यहाँ पर लिखा है हेडर फाइल इंक्लूड किया, इंट ए वेरिएबल डिक्लेयर किया, सी आउट एंटर नंबर, कोई नंबर एंटर करा दिया, सी इन करा दिया ए को, फिर हमने इफ में कंडीशन लगाई है ए लेस देन 5, कर्ली ब्रैकेट ओपन इनपुट इज स्मॉलर देन 5 और ए को प्रिंट कर दिया, देन रिटर्न 0। तो वो पहले हमसे पूछेगा एंटर नंबर, तो हमने यहाँ पर 4 एंटर कर दिया तो वो हमें आंसर देगा इनपुट इज स्मॉलर देन 5। नेक्स्ट आता है नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट इन C++। नेस्टेड इफ का मीन्स होता है एक से अधिक इफ स्टेटमेंट का समूह। एक से अधिक इफ स्टेटमेंट का समूह यानी हम अगर एक ही प्रोग्राम के अंदर बहुत सारी इफ की कंडीशन को एक साथ यूज करते हैं तो उसे हम नेस्टेड इफ कहते हैं। इसका जनरल सिंटैक्स होता है इफ कंडीशन, देन इसी के अंदर एक इफ और यूज किया जाता है इफ कंडीशन, तो ये हमारा इनर इफ हो जाता है, ये आउटर इफ होता है। अब इनर इफ की बॉडी यहाँ पर एल्स के साथ में खत्म हो जाती है, उसके बाद में हमारा आउटर जो इफ है वो यहाँ पर फिनिश होता है। तो ये इफ का एल्स है और ये इफ और ये एल्स दोनों साथ में आता है। नेक्स्ट आता है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट का एग्जांपल। हम एग्जांपल के थ्रू नेस्टेड इफ को समझे तो हमने हेडर फाइल इंक्लूड किया, इंट मेन इंट एस एंटर नंबर और एस को स्कैन करा दिया, यानी हम यूजर से एस के लिए कोई वैल्यू लेना चाहते हैं इस वेरिएबल के लिए। फिर हमने इफ में कंडीशन लगाई एस लेस देन 5 कर्ली ब्रैकेट ओपन, फिर सेकंड इफ में कंडीशन लगाई एस लेस देन 3, सी आउट करा दिया नंबर ग्रेटर देन 3, फिर एल्स में हमने लिख दिया सी आउट नंबर स्मॉलर देन 3 कि अगर ये कंडीशन ट्रू होगी अंदर वाली तो वो हमें यहाँ पर प्रिंट करेगा नंबर ग्रेटर देन 3, ठीक है, और अगर ये फॉल्स होगी तो फिर प्रिंट करेगा नंबर स्मॉलर देन 3, और पहले ही हमारी फर्स्ट वाली कंडीशन ही ट्रू हो जाती है तो फिर हमें वो प्रिंट करेगा आउटर लूप एक्सिक्यूट। तो हमने यहाँ पर एंटर किया है 6 नंबर, तो हमें प्रिंट करेगा आउटर लूप एक्सिक्यूट। नेक्स्ट हम देखते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट।
इफ एल्स स्टेटमेंट को इफ स्टेटमेंट का ही पार्ट माना जाता है, लेकिन इसमें एल्स ब्लॉक और ऐड किया जाता है। एल्स ब्लॉक में दिए गए स्टेटमेंट तब एक्सिक्यूट होते हैं जब इफ की कंडीशन फॉल्स हो जाती है। इसका जनरल सिंटैक्स होता है इफ कंडीशन curly bracket open statement to be execute when condition is true curly bracket close, फिर else curly bracket open statement to be execute when condition is false then curly bracket close। if else का एग्जाम्पल देखें तो हमने यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर किया एंटर नंबर, सीन करा दिया ए को, a less than 5, cout given input is smaller than 5 a, एल्स में कर दिया नंबर ग्रेटर देन 5, रिटर्न 0 करके क्लोज कर दिया। तो इसका आउटपुट आया, हमने यहाँ पर नंबर एंटर किया 7, तो हमने कंडीशन क्या दे रखी है a लेस देन 5। अब यहाँ पर हमारा जो a है वो a की वैल्यू हमने 7 दे दी, तो 5 से बड़ा हो गया, तो हमें आंसर क्या प्रिंट करेगा, नंबर ग्रेटर देन 7। नेक्स्ट स्टेटमेंट आता है एल्स इफ स्टेटमेंट। यदि हम इफ और एल्स के बीच में एक कंडीशन और लगाते हैं तो ऐसा हम एल्स इफ ब्लॉक को डिफाइन करके कर सकते हैं। इसका जनरल सिंटैक्स होता है इफ कंडीशन, कंडीशन टू बी एक्सिक्यूट व्हेन कंडीशन इज ट्रू, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, देन एल्स इफ कंडीशन स्टेटमेंट टू बी एक्सिक्यूट व्हेन कंडीशन इज ट्रू। एल्स में हमने प्रिंट कर दिया स्टेटमेंट टू बी एक्सिक्यूट व्हेन कंडीशन इज फॉल्स। अब देखिए हमने नेस्टेड इफ भी यूज किया, तो उसमें हमने क्या यूज किया, इफ ब्रैकेट के अंदर ही हमने सेकेंड इफ की कंडीशन लगाई, लेकिन एल्स इफ में क्या होता है, इफ ब्लॉक जो है वो अलग ही डिफाइन किया जाता है, एल्स ब्लॉक अलग से डिफाइन किया जाता है। तो अगर ये फॉल्स ट्रू हो जाता है, जो हमारा इफ वाला ब्लॉक है वो ट्रू हो जाती है कंडीशन, तो इफ वाले ब्लॉक में जो स्टेटमेंट है वो एक्सिक्यूट हो जाएगा। अगर ये फॉल्स होती है तो फिर वो एल्स इफ वाली कंडीशन को चेक करता है, और ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो स्टेटमेंट ये वाला एक्सिक्यूट हो जाता है, और ये दोनों ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो फिर हमें कौन सा वाला प्रिंट करेगा, जो एल्स ब्लॉक में हमने स्टेटमेंट लिखा है वो हमारा प्रिंट हो जाता है। एल्स इफ को भी हम एग्जांपल के थ्रू समझे, तो हमने एल्स इफ को यूज करके कैलकुलेटर बनाया है। इसमें हमने हेडर फाइल इंक्लूड किया, फिर इंट मेन, इंट नंबर 1 एंड नंबर 2 वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, सी आउट करा दिया एंटर 2 नंबर। हम चाहे तो दोनों वैल्यू अलग अलग भी ले सकते हैं, लेकिन हमने दोनों वैल्यू साथ में ली है, तो एंटर 2 नंबर और दोनों को एक साथ स्कैन करा दिया। फिर हमने कैरेक्टर में सेलेक्ट डिक्लेयर किया है, सेलेक्ट भी हमारा एक वेरिएबल, सी आउट सेलेक्ट ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड टर्मिनेट कर दिया। फिर सीन करके सेलेक्ट को स्कैन करा दिया। फिर हमने कंडीशन दिया है इफ सेलेक्ट इक्वल टू प्लस, अगर सेलेक्ट प्लस के बराबर हो तो हमें क्या मिलेगा, सी आउट नंबर 1 प्लस नंबर 2। फिर एल्स में कंडीशन दी सेलेक्ट इक्वल टू माइनस, सी आउट करा दिया नंबर 1 माइनस नंबर 2 को। फिर एल्स इफ एक और यूज किया मल्टीप्लाई करने के लिए, तो सेलेक्ट इक्वल टू मल्टीप्लाई, सी आउट करा दिया नंबर 1 मल्टीप्लाई नंबर 2। फिर एल्स इफ सेलेक्ट इक्वल टू डिवाइड और सी आउट करा दिया डिवाइड को और रिटर्न कर दिया, रिटर्न 0 और क्लोज कर दिया। तो सबसे पहले तो वो हमें आउटपुट पूछेगा एंटर 2 नंबर्स, तो हमने दे दिया 4 और 5। उसके बाद वो पूछेगा सेलेक्ट ऑपरेशन, तो हमने यहाँ पर दिया प्लस, तो वो हमने इन दोनों वैल्यू को दिया तो वो प्लस करके देगा। अगर आप यहाँ पे माइनस लिखते तो इन दोनों वैल्यू में से माइनस करके फिर आंसर देता। फिर हम स्टार का सिंबल दे देते हैं, यानी मल्टीप्लाई करना तो दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करके फिर आउटपुट शो करता है, और अगर डिवाइड कर देते तो दोनों वैल्यू को डिवाइड करने के बाद जो आंसर शो होता है वो आपको यहाँ पर शो कर सकता है। C++ लैंग्वेज के अंदर स्विच स्टेटमेंट को कैसे यूज किया जाता है। स्विच स्टेटमेंट भी इफ स्टेटमेंट की तरह होता है, लेकिन इसमें कंडीशन चेक करने की बजाय केस चेक किया जाता है। स्विच स्टेटमेंट इफ एल्स स्टेटमेंट की तरह ही है, लेकिन इफ एल्स में जहाँ लाइन ऑफ कोड बढ़ जाता है जिससे प्रोग्राम थोड़ा सा जटिल बन जाता है। इस समस्या को हल करने के लिए हम प्रोग्राम में स्विच स्टेटमेंट को यूज करते हैं। स्विच स्टेटमेंट में एक्सिक्यूशन स्टेप बाय स्टेप होता है और हर स्टेटमेंट ब्रेक से टर्मिनेट होता है। जिस स्टेटमेंट में वैल्यू ट्रू हो जाती है वो स्टेटमेंट एक्सिक्यूट हो जाता है। नेक्स्ट है स्विच केस का सिंटैक्स। तो सबसे पहले हम वेरिएबल या इंटीजर एक्सप्रेशन जो होता है उसे डिफाइन करते हैं स्विच के अंदर। फिर कर्ली ब्रैकेट ओपन, केस वैल्यू 1,
कर्ली ब्रैकेट ओपन, स्टेटमेंट टू बी एक्सिक्यूट, जो भी स्टेटमेंट हमें एक्सिक्यूट करवाना है वो, और यहाँ से हमने कर दिया इसे ब्रेक, देन कर्ली ब्रैकेट क्लोज। फिर सेकेंड हमने केस दिया वैल्यू 2, स्टेटमेंट टू बी एक्सिक्यूट, वैल्यू 2 अगर ट्रू हो जाए तो हमें कौन सा स्टेटमेंट एक्सिक्यूट कराना है वो, और ब्रेक करके कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दिया। और लास्ट में हमने ले लिया डिफॉल्ट। हमने यहाँ पे अभी 2 ही केस लिए हुए हैं, अगर आप और भी केसेस डिफाइन करना चाहें तो डिफाइन कर सकते हैं। डिफॉल्ट ले लिया और स्टेटमेंट टू बी एक्सिक्यूट। अगर ये सारे केसेस ही फॉल्स हो जाए तो डिफॉल्ट में हमें क्या आंसर चाहिए वो हम डिफॉल्ट में लिखते हैं, देन कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दिया। नेक्स्ट हम स्विच केस को अगर फ्लो डायग्राम के थ्रू समझे तो सबसे पहले हमारा स्टार्टिंग आता है स्विच, कंडीशन एक्सप्रेशन क्या है वो, फिर केस 1 उसकी कंडीशन चेक हुई तो स्टेटमेंट 1 प्रिंट होगा और यहीं पर ब्रेक होके हमारा जो स्टेटमेंट है वो एक्सिक्यूट हो जाता है। अगर ये फॉल्स हो जाता है तो केस 2 चेक होगा, केस 2 एक्सिक्यूट हो जाएगा तो स्टेटमेंट 2 प्रिंट हो जाएगा ब्रेक होके और बाहर की साइड आ जाता है। अगर ये केस 2 भी फॉल्स हो जाता है तो केस 3 चेक किया जाता है, और 3 भी फॉल्स हो जाता है तो डिफॉल्ट स्टेटमेंट करके और फिर यहाँ पर हम स्टेटमेंट जस्ट बिलो स्विच केस और फिर एग्जिट कर देते हैं। तो हमारा जो स्विच का प्रोग्राम चलता है वो कुछ इस टाइप से चलता है। नेक्स्ट हम स्विच केस का एग्जांपल देखें विदाउट ब्रेक कीवर्ड। अगर हम ब्रेक कीवर्ड को यूज ना करें और स्विच केस यूज करें, हेडर फाइल इंक्लूड किया, इंट मेन इंट आई एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, सी आउट एंटर द वैल्यू ऑफ आई और आई को स्कैन करा दी। स्विच में हमने लिखा है आई, केस 1 सी आउट यानी केस 1, केस 2 प्रिंट करा दिया केस 2 को, केस 3 प्रिंट कर दिया 4 में 4 प्रिंट कर दिया, एंडल कमेंट्स होता है न्यू लाइन, और डिफॉल्ट में हमने सी आउट डिफॉल्ट एंडल कर दिया और रिटर्न 0 करके इसको क्लोज कर दिया। तो अभी सबसे पहले वो हमसे पूछेगा एंटर द वैल्यू ऑफ, तो हमने दे दिया 1, तो 1 जैसे ही लेते तो हमारा 1 वाला केस तो एक्सिक्यूट होगा ही, उसके बाद वाले सारे केसेस भी बिना कंडीशन चेक किए एक्सिक्यूट हो जाते हैं। इसलिए हमें ब्रेक कीवर्ड को यूज करना होता है। अगर हम ब्रेक कीवर्ड यूज नहीं करते हैं और जैसे हमने केस 3 का एक्सिक्यूट करवा दिया है, जो वैल्यू हमने दी है वो 3 के बराबर हो गई है, 3 वाला जो केस है वो ट्रू हो गया है, तो 3 के बाद जो भी केसेस होंगे वो बिना चेक किए एक्सिक्यूट हो जाते हैं और वो यहाँ पर सारे केसेस का आउटपुट आपको शो कर देता है। लेकिन हम चाहते हैं कि एक केस जैसे ही ट्रू हो जाए तो सेकंड वाला केस यहाँ पर एक्सिक्यूट ना हो पाए, सिर्फ 1 वाले केस का ही आंसर हमें रिटर्न हो, तो वहां पर हम ब्रेक कीवर्ड का यूज करते हैं। स्विच केस एग्जांपल विथ ब्रेक कीवर्ड यूज करते हैं। तो हमने यहाँ पर कैरेक्टर में सी डिफाइन किया, एंटर अ कैरेक्टर, सीन कराया सी को, स्विच में हमने लिखा है सी, फिर केस ए में हमने सी आउट कराया फर्स्ट स्टेटमेंट, ब्रेक कर दिया यहाँ से। अगर ए हम यहाँ पर कैरेक्टर एंटर करते हैं तो हमें आंसर देगा फर्स्ट स्टेटमेंट, और यहीं पर हमारा प्रोग्राम ब्रेक होके और बाहर आ जाएगा यानी एग्जिट हो जाएगा। फिर हमने केस बी दिया, सी आउट करा दिया सेकंड स्टेटमेंट को और इसके भी ब्रेक कर दिया है, और फिर हमने केस सी दिया और इसमें थर्ड स्टेटमेंट प्रिंट करा दिया, और डिफॉल्ट में हमने प्रिंट कराया रॉन्ग वैल्यू। तो जैसे हम यहाँ पर इसका आउटपुट देखें तो हमने एंटर द कैरेक्टर में ए लिया है, तो हमें सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट ही रिटर्न करेगा, बाकी कोई केस चेक नहीं करता है। जैसे इनमें से कोई एक केस भी ट्रू हो जाता है तो उसके बाद वो कोई दूसरा केस चेक नहीं करता है, सिर्फ वो एक ही केस चेक करके और हमें आंसर रिटर्न करता है। लूप क्या होता है और उसे कैसे यूज किया जाता है C++ के अंदर। जब हम किसी एक निश्चित संख्या तक एक्सिक्यूट करवाना चाहते हैं या प्रोग्राम में एक ही स्टेटमेंट को कई बार दोहराना चाहते हैं तो उस स्थिति में हम लूप का यूज करते हैं या लूप का उपयोग करते हैं। लूप कोई भी स्टेटमेंट को तब तक रिपीट होता है जब तक कि दी गई एक्सप्रेशन वैल्यू फॉल्स नहीं हो जाती। जहां लूप की पुनरावृत्ति लूप के साइज पर निर्भर करती है जो यूजर द्वारा एंटर की जाती है, और जो स्टेटमेंट रिपीट होती है उसे बॉडी ऑफ लूप कहा जाता है। C++ में 3 प्रकार के लूपिंग स्टेटमेंट्स होते हैं। सबसे फर्स्ट होता है फोर लूप, सेकंड व्हाइल लूप और थर्ड है डू व्हाइल लूप। C++ में एक लूप 3 हिस्सों में बटा हुआ होता है। फर्स्ट हिस्सा होता है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, सेकंड होता है कंडीशन चेक और थर्ड होता है वैल्यू अपडेशन यानी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना।
नेक्स्ट इस वीडियो में हम देखते हैं फॉर लूप को कैसे यूज किया जाता है। व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप के लिए आप इसके नेक्स्ट वाला वीडियो जरूर देखिएगा। सबसे पहले है फॉर लूप। फॉर लूप में पहले वेरिएबल इनिशियलाइज होता है, फिर कंडीशन चेक की जाती है और यदि कंडीशन ट्रू होती है तो ही बॉडी ऑफ लूप एक्सिक्यूट होता है, उसके बाद वैल्यू में इंक्रीमेंट होता है। फॉर लूप और यह क्रम तब तक चलता है जब तक कि कंडीशन की वैल्यू फॉल्स नहीं हो जाती। जैसे कंडीशन फॉल्स होती है लूप हमारा समाप्त हो जाता है, यह एक्सिक्यूट नहीं होता है, फॉल्स हो जाता है। इसका जनरल सिंटैक्स होता है फॉर इनिशियलाइजेशन सेमीकोलन कंडीशन सेमीकोलन एंड अपडेशन कर्ली ब्रैकेट ओपन बॉडी ऑफ लूप देन कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अब हम फॉर लूप की प्रोसेस को फ्लो चार्ट के थ्रू समझे तो सबसे पहले हमारा स्टार्ट होता है, फिर वैल्यू इनिशियलाइजेशन होती है, एक्सप्रेशन यानी हमारी कंडीशन चेक होती है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो बॉडी ऑफ लूप एक्सिक्यूट हो जाता है, उसके बाद अपडेशन होता है और अपडेशन होने के बाद वो वैल्यू वापस से एक्सप्रेशन में जाती है, वहां पर वो चेक की जाती है और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमारा लूप डायरेक्टली बाहर आके और एग्जिट हो जाता है, यानी हमारा प्रोग्राम वहीं पर क्लोज हो जाता है। इसका एग्जाम्पल देखें तो हमने यहाँ पर हेडर फाइल इंक्लूड किया, इंट मेन, इंट आई डिक्लेयर किया फॉर इंट आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 10 एंड आई प्लस प्लस। सी आउट करा दिया आई को, यानी ये हमारा हो गया बॉडी ऑफ लूप। कर्ली ब्रैकेट क्लोज, रिटर्न 0 करके देन कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ये हमारे लूप का ब्रैकेट है और ये हमारा मेन ब्रैकेट है। अब हमारा फॉर लूप स्टार्ट कहाँ से हुआ है, आई से, आई इक्वल टू 1, तो 1 लेस देन इक्वल टू 10 है, अब कंडीशन ट्रू हो गई तो हमें वो 1 प्रिंट कर देगा। फिर उस 1 के अंदर इंक्रीमेंट होगा तो वैल्यू हो गई 2, 2 लेस देन इक्वल टू 10 है, कंडीशन वापस ट्रू हुई तो हमें प्रिंट करेगा 2। फिर वापस से अपडेशन होगा तो वैल्यू हो गई 3, तो क्या 3 लेस देन इक्वल टू 10 है तो हमें 3 प्रिंट कर देगा। तो ऐसे हमारी कंडीशन जब तक ट्रू होती रहेगी तब तक वो हमें वैल्यू प्रिंट करेगा। अभी हमने लूप 10 तक चलाया तो ये सारी वैल्यू हमें 10 तक प्रिंट करके देगा और जैसे ही आई की वैल्यू 11 होती है तो हमारा फुल लूप टर्मिनेट हो जाएगा और बाहर की साइड में आ जाता है, वो रन नहीं करेगा, यानी वो हमें 10 तक की वैल्यू ही प्रिंट करेगा। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो कुछ इस टाइप से आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 तक की वैल्यू ही प्रिंट करेगा क्योंकि 11 होते हमने लूप 10 तक चलाया तो 10 तक की वैल्यू प्रिंट करेगा। अगर आप ज्यादा वैल्यू प्रिंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लूप ज्यादा बार भी चला सकते हैं। दूसरा हमने यहाँ /t लिखा हुआ है इसलिए वो हमें हॉरिजॉन्टल में आंसर दे रहा है। अगर आप चाहते हैं न्यू लाइन में आ जाए तो आप /and भी यूज कर सकते हैं या &l भी यूज कर सकते हैं। C++ लैंग्वेज में डू व्हाइल लूप क्या होता है और उसे कैसे यूज किया जाता है। एक डू व्हाइल हमेशा एक बार जरूर एक्सिक्यूट होता है चाहे कंडीशन फॉल्स हो या ट्रू हो, क्योंकि डू व्हाइल को हम एग्जिट लूप भी कहते हैं। एग्जिट लूप इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो व्हाइल की कंडीशन दी जाती है वो हमेशा सबसे लास्ट में दी जाती है, तो कंडीशन हमारी बाद में चेक होती है और बॉडी ऑफ स्टेटमेंट पहले एक्सिक्यूट हो जाता है। तो हमारी कंडीशन फॉल्स हो या ट्रू हो, एक बार तो हमारा स्टेटमेंट एक्सिक्यूट होता ही है। डू व्हाइल अन्य दो लूप से अलग होता है, इसमें पहले बॉडी ऑफ लूप एक्सिक्यूट हो जाता है और उसके बाद में कंडीशन चेक होती है। डू व्हाइल का जनरल सिंटैक्स होता है इनिशियलाइजेशन, डू कर्ली ब्रैकेट ओपन बॉडी ऑफ लूप, कंडीशन अपडेट इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, कंडीशन अपडेटिंग या फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, कर्ली ब्रैकेट क्लोज करके और फिर जहां पर हमारा ब्रैकेट क्लोज हो रहा है वहीं पर हम व्हाइल की कंडीशन लिखते हैं। अब डू व्हाइल को हम जनरल फ्लो चार्ट के थ्रू समझे तो सबसे पहले हमारा स्टार्ट होता है, डू टास्क होता है, डू ओपन किया, फिर कंडीशन चेक हुई, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो वो वापस से ऊपर की साइड में जाता है और अगर फॉल्स हो जाती है तो वो एंड कर देता है। डू व्हाइल को जस्ट हम एग्जांपल के थ्रू समझे तो हमने हेडर फाइल इंक्लूड किया, इंट नंबर 5, इंट आई 1, डू कर्ली ब्रैकेट ओपन सी आउट आई एंडल यानी न्यू लाइन और आई प्लस प्लस, और व्हाइल में हमने कंडीशन दी है आई लेस देन नंबर। ठीक है, अब हमने नंबर दिया है 5, आई की वैल्यू स्टार्ट हो रही है 1 से,
तो पहले तो हमें वो 1 प्रिंट कर देगा, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट 1 को प्रिंट किया हुआ है, कंडीशन बाद में चेक होगी। तो फिर हमारी कंडीशन चेक करेगा आई लेस देन नंबर है। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो फिर वो अपडेटिंग करेगा। अपडेटिंग करने के बाद में आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो फिर वो हमें 2 प्रिंट करेगा। तो वो कुछ इस टाइप से हमें 1 2 3 4 तक प्रिंट करता है। तो इस तरह से हमारा डू वाइल वर्क करता है। C++ में वाइल लूप कैसे यूज किया जाता है। वाइल लूप में अपडेशन, बॉडी ऑफ लूप अलग अलग पार्ट में होता है, जबकि फोर लूप में नहीं होता। पहले वेरिएबल इनिशियलाइज होता है, फिर कंडीशन चेक होती है, और अगर कंडीशन ट्रू होती है तो बॉडी ऑफ स्टेटमेंट एक्सिक्यूट होता है, फिर इनिशियलाइज वैल्यू अपडेट होती है। इस प्रकार हमारा वाइल लूप एक्सिक्यूट होता है। वाइल लूप का जनरल सिंटैक्स होता है इनिशियलाइज करना, वाइल, फिर हम जो भी कंडीशन देना चाहते हैं वो कंडीशन, कर्ली ब्रैकेट ओपन, बॉडी ऑफ लूप, देन कंडीशन अपडेट यानी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, हम उस वैल्यू में इंक्रीमेंट कराना चाहते हैं, डिक्रीमेंट करवाना चाहते हैं, देन कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अब वाइल लूप के प्रोसेस को हम फ्लो चार्ट के थ्रू समझे तो सबसे पहले हमारा फ्लो चार्ट स्टार्ट होता है, उसके बाद हमारा स्टेटमेंट आता है यानी इनिशियलाइजेशन करना, देन कंडीशन। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हमारे इस वैल्यू के अंदर इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीमेंट होने के बाद देन वापस हमारी वैल्यू यहाँ पे जाती है, उसके बाद वापस चेक होती है, और जब तक हमारी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती है हमारा लूप कंटिन्यू चलता रहता है, जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होती है। और जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमारा लूप बाहर आ जाता है और स्टॉप हो जाता है। अब वाइल लूप का एग्जांपल देखें तो हमने यहाँ पर इनिशियलाइज किया है इंट नंबर इज इक्वल टू 5, इंट आई इक्वल टू 1। वाइल में हमने कंडीशन लगाई है आई लेस देन नंबर, कर्ली ब्रैकेट ओपन, सी आउट करा दिया आई एंड एल, ये हमारा बॉडी ऑफ लूप हो गया। उसके बाद हमने आई में इंक्रीमेंट करा दिया आई प्लस प्लस, देन कर्ली ब्रैकेट क्लोज और रिटर्न 0 कर दिया। तो अब हमारा लूप कब तक चलेगा, जब तक आई लेस देन 5 है। नंबर की वैल्यू हमने क्या दे रखी है 5, और आई की वैल्यू कहाँ दे रखी है 1, तो 1 लेस देन इक्वल टू 5 है। फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो गई तो हमें यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा 1। उसके बाद हमारी वैल्यू में इंक्रीमेंट हो गया तो आई की वैल्यू कितनी हो गई 2, ठीक है। तो फिर वो वापस से कंडीशन चेक करेगा 2 लेस देन इक्वल टू 5 है क्या। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो फिर वो हमें 2 प्रिंट करेगा, और ये तब तक चलेगा जब तक हमारी ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती है। तो हमें वो यहाँ तक इसका जो आउटपुट प्रिंट करेगा वो कहाँ तक प्रिंट करेगा 1 2 3 4, 1 2 3 4 तक वो हमें ये वैल्यू प्रिंट करके फिर आंसर देता है। नेक्स्ट आता है नेस्टेड वाइल लूप। नेस्टेड वाइल लूप का मीन्स होता है जब हम एक वाइल लूप दूसरे वाइल लूप का बॉडी होता है, यानी हम एक वाइल लूप के अंदर ही दूसरा वाइल लूप और यूज करवाना चाहते हैं तो उसे हम नेस्टेड वाइल लूप कहते हैं, जिसका जनरल सिंटैक्स होता है वाइल कंडीशन, कर्ली ब्रैकेट ओपन, देन इसी के अंदर हमने एक और कंडीशन लगाई वाइल कंडीशन। तो ये हमारा आउटर लूप हो गया, ये हमारा इनर लूप हो गया। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर्ली ब्रैकेट क्लोज, देन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एंड कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ये वाइल की जो कंडीशन है इसका इंक्रीमेंट है, और ये हमारे आउटर वाइल की जो बॉडी है उसका इंक्रीमेंट है। कंफ्यूज नहीं होना है कि 2 बार इंक्रीमेंट है, 2 बार इसलिए है कि एक बार तो हमारा वाइल कंडीशन चला, आउटर लूप हो गया, अब ये हमारा इनर लूप चल रहा है तो वो कंटिन्यू चलता है। ये क्लोज होने के बाद वापस हमारे आउटर जो लूप है उसका स्टेटमेंट लिखा जाता है, देन कर्ली ब्रैकेट से उसे क्लोज किया जाता है। नेस्टेड लूप का जनरली एग्जांपल हम देखें तो हमने यहाँ पर आई और जे डिक्लेयर किया, इंट आई 1 जे इज इक्वल टू 1, वाइल आई लेस देन इक्वल टू 3, सी आउट करा दिया आई को। उसके बाद हमने लिया वाइल जे लेस देन इक्वल टू 2 और सी आउट करा दिया जे को, जे प्लस प्लस हुआ और आई प्लस प्लस हुआ, रिटर्न 0 होगा। अब सबसे पहले वो हमारा आउटर लूप जो है उसे एग्जीक्यूट करेगा, तो चेक करेगा कि आई लेस देन इक्वल टू 3 है तो वो हमें प्रिंट करेगा 1। उसके बाद में वो हमें यहाँ पर वाइल जे लेस देन इक्वल टू 2 है क्या, तो वो यहाँ पर 1 प्रिंट करेगा, तो जे का 1 प्रिंट हुआ। उसके बाद जे में इंक्रीमेंट हुआ 2 हो गया तो यहाँ पे 2 प्रिंट करेगा। फिर जैसे ही जे की वैल्यू 3 होती है तो ये वाली कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी, तो लूप हमारी वापस
जो आउटर लूप वाली कंडीशन है वो चेक करेगा, फिर वो 2 बार और एक्सिक्यूट होगी क्योंकि 3 तक चला है तो 1 ही प्रिंट हुआ था, तो वो 2 और 3 और प्रिंट करेगा और देन क्लोज कर देगा। जैसे ये दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाती तो हमारा लूप बाहर आ जाएगा, तो इसका आउटपुट इस तरह से आएगा। पहले 1, फिर 1 और 2 इनर लूप का आया, फिर 2 और 3 हमारे आउटर लूप का आ जाएगा। सी प्लस प्लस की स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर के बारे में। नॉर्मली हम जो सी के अंदर ऑपरेटर्स यूज करते हैं वही सारे ऑपरेटर हम सी प्लस प्लस के अंदर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इन सारे ऑपरेटर्स के अलावा जो एक ऑपरेटर और यूज करते हैं हम सी प्लस प्लस के अंदर, जिसे हम बोलते हैं स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। इस ऑपरेटर का यूज ग्लोबल वेरिएबल के लिए किया जाता है, जहां किसी प्रोग्राम में ग्लोबल और लोकल वेरिएबल दोनों का नेम सेम है यानी समान है, और ऐसे में ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए हम स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर यानी डबल बार जो कॉलन लगाया जाता है उस आइकन का यूज करके और दोनों वेरिएबल को एक साथ प्रिंट कर सकते हैं। स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का एग्जांपल देखें तो सबसे पहले हमने हेडर फाइल इंक्लूड किया, हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम। फिर यहाँ पर हम कीवर्ड यूज करते हैं नेम स्पेस एसटीडी। नेम स्पेस हमारा कीवर्ड होता है जो प्रोग्राम में अलग अलग फंक्शन या वेरिएबल को जब हम डिक्लेयर करते हैं तो उसके लिए हम नेम स्पेस का यूज करते हैं। फिर हमने यहाँ पर डिक्लेयर किया इंट नंबर इज इक्वल्स टू 8। ये हमारा ग्लोबल वेरिएबल है। ग्लोबल वेरिएबल इसलिए है क्योंकि इसे हमने इंट मेन से पहले डिक्लेयर किया है। उसके बाद हम डिक्लेयर करते हैं इंट मेन, यानी हमारा प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट हो गया। उसके बाद हम यहाँ लिखते हैं कर्ली ब्रैकेट ओपन इंट नंबर इज इक्वल्स टू 7। ये हमारा लोकल वेरिएबल हो गया क्योंकि इंट मेन के अंदर डिक्लेयर किया हुआ है, तो ये हमारा लोकल वेरिएबल कहलाता है। फिर हम लिखते हैं सी आउट ग्लोबल वेरिएबल, और यहाँ पर स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर यूज करके हमने लिखा है नंबर। फिर वापस सी आउट किया लोकल वेरिएबल नंबर और एंड एल का मीन्स होता है न्यू लाइन। जैसे नॉर्मली हम सी के अंदर स्लैश एन यूज करते हैं तो यहाँ पर सी प्लस प्लस के अंदर हम एंड एल यूज करते हैं, या फिर आप लोकल वेरिएबल के आगे भी स्लैश एन यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ एंड एल ही यूज करें, आप स्लैश एन भी यूज करना चाहें तो यूज कर सकते हैं। फिर रिटर्न 0 देन कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दें, तो वो इसका जो आउटपुट आएगा वो हमारा आएगा लोकल वेरिएबल इज 7 एंड ग्लोबल वेरिएबल इज 8। तो हमें दोनों वेरिएबल को एक साथ प्रिंट करके फिर हमें आंसर देता है। फिर स्कोप रिजोल्यूशन एग्जांपल विद क्लास। अगर हम क्लास के साथ में स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर को यूज करें तो हम सबसे पहले हेडर फाइल इंक्लूड कर C++ में कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होता है और उसे कैसे यूज किया जाता है। प्रोग्राम में किसी स्टेटमेंट को छोड़ने के लिए कंटिन्यू स्टेटमेंट का उपयोग किया जाता है। C++ में एक अन्य कंट्रोल स्टेटमेंट के साथ इस स्टेटमेंट का उपयोग करके हम प्रोग्राम में किसी स्टेटमेंट को स्किप कर सकते हैं। कंटिन्यू प्रोग्राम को टर्मिनेट नहीं करता, यह केवल एग्जीक्यूशन में स्टेटमेंट को स्किप कर देता है। कंटिन्यू का जनरल सिंटैक्स होता है कर्ली ब्रैकेट ओपन स्टेटमेंट देन कंटिन्यू कीवर्ड देन कर्ली ब्रैकेट क्लोज। कंटिन्यू स्टेटमेंट का डायग्राम से हम समझे तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, फिर लूप चेक होता है, अगर लूप हमारा टर्मिनेट हो जाएगा तो फॉल्स हो जाता है, फिर लूप हमारा चल रहा है कंटिन्यू तो कंटिन्यू में वो चलता रहता है। कंटिन्यू स्टेटमेंट का एग्जांपल हम दे तो हमने यहाँ पर ए की वैल्यू दी है 10, आई को स्टार्ट किया है 0 से, आई लेस देन इक्वल्स टू ए, यानी जब तक हमारी ए की वैल्यू बराबर नहीं आती तब तक हमारा लूप एक्सिक्यूट होता है। उसके बाद हमने फॉर लूप के अंदर एक कंडीशन लगाई है इफ आई इक्वल टू 5। तो आई इक्वल टू जैसे ही 5 होगा तो हमारा जो लूप है वो इस वाली जो कंडीशन है वो उसको स्किप कर देगा और फिर हमारा लूप वापस से कंटिन्यू में चलता रहता है। तो इसका आउटपुट जो आएगा वो हमें कुछ इस टाइप से मिलेगा 0 1 2 3 4 5 पे हमने कंडीशन लगाई तो स्किप हो गया, देन कंटिन्यू कीवर्ड यूज किया है इसलिए आगे वापस से लूप कंटिन्यू हो गया है। तो वो कंटिन्यू लूप कहाँ तक चलेगा 10 तक चलेगा, तो 5 स्किप हो गया, 6 7 8 9 10 हमें कंटिन्यू में नंबर मिल गया। अब इस प्रोग्राम का अगर हम फ्लो चार्ट देखें तो हमने स्टार्ट किया, आई वैल्यू दी है 0,
तो वो चेक करेगा i लेस देन इक्वल्स टू a है क्या। अगर ये फॉल्स हो जाती है तो प्रोग्राम एक्सिक्यूट नहीं होगा, फॉल्स होके एग्जिट हो जाता है। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो फिर हमारी ये वाली जो अंदर कंडीशन दी गई है वो चेक होगी। अगर वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर हमें यहाँ पर वो प्रिंट कर देगा, जो भी वैल्यू हमारी चल रही है 1 2 3 4 वो प्रिंट करेगा। उसके बाद उस वैल्यू के अंदर इंक्रीमेंट होगा। इंक्रीमेंट होने के बाद में हमारी वापस से कंडीशन चेक की जाएगी और वो कंडीशन अगर ट्रू होती है तो फिर हमारी सेकंड कंडीशन ट्रू होगी, कंडीशन चेक की जाएगी। ये ट्रू होती है तो फिर हमारा स्टेटमेंट कंटिन्यू में आएगा और कंटिन्यू से वो वापस प्रिंट करेगा। प्रिंट करने के बाद में वो इंक्रीमेंट करता है। तो इसका जो फ्लो चार्ट है वो जनरली इस टाइप से चलता रहेगा। जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो आई प्रिंट होगा और प्रिंट होने के बाद में वो हमें वापस से कंटिन्यू करेगा और कंटिन्यू को ज्वाइन करके वो इंक्रीमेंट कर देता है, यानी जो ये वाली कंडीशन वाला पोर्शन है वो उसे स्किप कर देता है। तो इस तरह से हमारा कंटिन्यू स्टेटमेंट वर्क करता है। C++ में गोटो स्टेटमेंट को कैसे यूज किया जाता है। C++ में गोटो स्टेटमेंट का उपयोग प्रोग्राम में कहीं भी कंट्रोल ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है, क्योंकि यह प्रोग्राम के एक भाग दूसरे भाग में जंप करता है, इसलिए इसे हम जंपिंग स्टेटमेंट भी कहते हैं। गोटो स्टेटमेंट में हम प्रोग्राम को किसी कंडीशन के बिना कंट्रोल को दूसरे स्थान पर ट्रांसफर कर सकते हैं। गोटो का जनरल सिंटैक्स होता है गोटो लेबल, फिर सम कोड, देन लेबल को हम यहाँ से कॉल करके फिर सम कोड यहाँ पर नीचे लिख सकते हैं। गोटो का हम फ्लो डायग्राम के थ्रू समझे तो हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग हो गया, स्टेटमेंट हमने 3 लिखे हैं, लेबल को हमने स्टेटमेंट 3 में डिफाइन कर दिया और लेबल हमने किस में डाला है स्टेटमेंट 1 में। तो जैसे स्टेटमेंट 1 ट्रू होता है तो हमारा गोटो लेबल कहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा स्टेटमेंट 3 में, और स्टेटमेंट 3 के अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो स्टेटमेंट हमें प्रिंट में मिल जाएगा। तो यानी हमने यहाँ पर कोई कंडीशन दी है, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हमारा जो कंट्रोल है प्रोग्राम का वो कहाँ पे जंप करेगा, डायरेक्टली स्टेटमेंट 3 पे जंप कर लेगा। गोटो स्टेटमेंट का एग्जांपल देखे तो हमने एड फाइल इंक्लूड किया, इंट में नंबर 1 एंड नंबर 2, एंटर 2 नंबर दोनों को स्कैन करा। उसके बाद हमने कंडीशन लिखी है इफ नंबर 1 इक्वल टू नंबर 2 गो टू ट्रांसफर। अब यहाँ पे हमने सी आउट नहीं कराया है, सिर्फ हमने क्या लिखा है गो टू ट्रांसफर। ट्रांसफर हमारा लेबल है, गो टू हमारा स्टेटमेंट है। एल्स सी आउट गिवन नंबर आर नॉट इक्वल, और ट्रांसफर में हमने यहाँ पर लिखा है सी आउट गिवन नंबर आर इक्वल। तो जैसे ही अगर ये कंडीशन हमने जो नंबर दिया है वो दोनों नंबर इक्वल होंगे और ये कंडीशन ट्रू होगी तो हमारा जो प्रोग्राम का कंट्रोल है वो यहाँ ट्रांसफर वाले ब्लॉक में ट्रांसफर हो जाएगा, और अगर ये फॉल्स होता है तो फिर हमें एल्स वाले ब्लॉक में मैसेज दिया हुआ है वो प्रिंट हो जाएगा। तो अभी हमने यहाँ पर नंबर एंटर किए 66, तो वो हमें आंसर प्रिंट करेगा गिवन नंबर आर इक्वल। तो ये कंडीशन ट्रू हो गई तो वो हमें आंसर ट्रांसफर वाला प्रिंट कर रहा है गिवन नंबर आर इक्वल। अब इसी को हम डायग्राम के थ्रू समझे तो हमने यहाँ पे स्टार्ट किया, फिर हमने यहाँ नंबर दिया है, नंबर 1 6 दिया, नंबर 2 भी 6 दिया, ठीक है। उसके बाद वो चेक कर रहा है कि हमारा नंबर 1 इक्वल टू नंबर 2 है, ट्रू हो गई। तो जैसे ही ट्रू हुई तो गो टू ट्रांसफर करके उसने स्टेटमेंट 4 को एक्सिक्यूट कर दिया, और एक्सिक्यूट करने के बाद हमारा प्रोग्राम एग्जिट हो जाता है। तो इस टाइप से हमारा गो टू स्टेटमेंट वर्क करता है। इससे पहले हमने ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा है। इन तीनों को हम कंट्रोल स्टेटमेंट्स भी कहते हैं और इनका यूज जनरली लूप के अंदर ज्यादा किया जाता है। C++ लैंग्वेज के अंदर फंक्शंस को कैसे यूज किया जाता है। ऐसे तो नॉर्मली हम C++ के अंदर फंक्शंस को ही ज़्यादा यूज़ करते हैं, C के अंदर हम फंक्शंस को कम यूज़ करते हैं, C++ के अंदर फंक्शन को ज़्यादा यूज़ किया जाता है। आइए जानते हैं फंक्शंस क्या होते हैं। तो एक प्रोग्राम में एक साथ कई स्टेटमेंट को मैनेज करना आसान नहीं होता है, इसलिए इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों या मॉड्यूल में डिवाइड किया जाता है और इन सेट ऑफ स्टेटमेंट को प्रोग्राम के दूसरे पार्ट में कॉल किया जाता है। तो इन मॉड्यूल्स को ही हम फंक्शन कहते हैं, तो इन मॉड्यूल को फंक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करें टाइप ऑफ फंक्शन की, तो C++ में फंक्शन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है प्री डिफाइंड फंक्शन और एक होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। प्री डिफाइंड फंक्शन, यह फंक्शंस लाइब्रेरी में पहले से प्रोवाइड किए गए होते हैं, इन फंक्शन को पहले से ही डिक्लेयर किया गया होता है। तो जैसे हम अपने प्रोग्राम में उनका यूज करना चाहते हैं तो हमें
हेडर फाइल लिंक को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करना होता है। एक होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। ये फंक्शन वो फंक्शंस होते हैं जो प्रोग्रामर खुद क्रिएट करता है। नेक्स्ट आता है फंक्शन डिक्लेरेशन इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस में फंक्शन डिक्लेयर करने का जनरल सिंटैक्स होता है रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम एंड पैरामीटर लिस्ट। यहाँ फंक्शन नेम एक आइडेंटिफायर है जबकि पैरामीटर लिस्ट डेटा टाइप को दर्शाता है। नेक्स्ट आता है फंक्शन की डेफिनेशन। यह फंक्शन का मेन बॉडी होता है जिसमें किसी टास्क को करने के लिए कोड लिखा जाता है। हम किसी भी फंक्शन की डेफिनेशन को प्रोग्राम के दूसरे भाग से कहीं भी कॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है यूज ऑफ फंक्शंस इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस में फंक्शन का क्या क्या यूज होता है। सबसे फर्स्ट यूज होता है प्रोग्राम रीडेबल हो जाता है जिससे प्रोग्राम को डिबग करना आसान होता है। सेकंड, एक ही टास्क के लिए एक से ज्यादा स्टेटमेंट लिखने की आवश्यकता नहीं होती है जिससे समय की भी बचत होती है। तीसरा, क्योंकि फंक्शन का उपयोग करने के लिए एक ही टास्क के लिए बार बार कोड नहीं लिखना पड़ता है इसलिए प्रोग्राम का साइज कम हो जाता है जिससे प्रोग्राम की स्पीड भी बढ़ जाती है। सी प्लस प्लस में हम इस प्रकार के फंक्शन को 3 तरीकों से डिक्लेयर करते हैं जो निम्न है। फर्स्ट होता है नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट एंड नो आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न टाइप फंक्शन। सेकेंड होता है आर्ग्यूमेंट बट नो रिटर्न टाइप फंक्शन। और थर्ड होता है आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न टाइप फंक्शन। फर्स्ट हम बात करें नो आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न टाइप फंक्शन की, तो इसका जनरल सिंटैक्स होता है वाइड फंक्शन देन ब्रैकेट ओपन करके क्लोज। नो आर्ग्यूमेंट है तो यहाँ पे कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं होगा और नो रिटर्न टाइप है तो यहाँ पे हम रिटर्न टाइप वाला फंक्शन यूज नहीं करेंगे। नो आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न टाइप के एग्जांपल्स के थ्रू हम इसे समझे तो हमने यहाँ पर हेडर फाइल इंक्लूड किया, वाइड ऐड, ये हमारा फंक्शन डिक्लेरेशन हो गया। इंट में ऐड फंक्शन को कॉल करा है, रिटर्न 0 देन ब्रैकेट क्लोज करके फंक्शन की डेफिनेशन देनी तो वाइड ऐड ब्रैकेट ओपन क्लोज। अब यहाँ पर हमने दो वेरिएबल बनाए, इंट नंबर 1, नंबर 2 और टोटल, ये हमारा वेरिएबल डिक्लेरेशन हो गया। सी आउट एंटर 2 नंबर और दोनों नंबर को हमने एक साथ स्कैन करवाया। फिर टोटल इज इक्वल टू नंबर 1 एंड नंबर 2 और टोटल को प्रिंट कर दिया तो इसका आउटपुट आएगा एंटर 2 नंबर। तो पहले वो 2 नंबर पूछेगा तो हमने दे दिया 5 और 6 तो वो बता देगा टोटल ऑफ दिस नंबर इज 11। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्ग्यूमेंट बट नो रिटर्न टाइप फंक्शन की, तो इसका जनरल सिंटैक्स होता है वाइड फंक्शन नेम एंड डेटा टाइप ब्रैकेट के अंदर डेटा टाइप और ब्रैकेट क्लोज करके टर्मिनेट कर दे। इसका भी हम एग्जांपल के थ्रू इसे समझे तो यहाँ पे हेडर फाइल इंक्लूड किया, वाइड एड इंट यहाँ पर 2 पैरामीटर लिए क्योंकि हमने आर्ग्यूमेंट वाला मेथड यूज किया तो हमारा फंक्शन डिक्लेरेशन हो गया। इंट मेन, इंट नंबर 1 एंड नंबर 2 वेरिएबल डिक्लेरेशन हुआ। फिर हमने 2 नंबर को एंटर कराया, उसे स्कैन किया। फिर हमने फंक्शन को कॉल किया ऐड नंबर 1 कॉमा नंबर 2, फंक्शन को कॉल कर दिया, रिटर्न 0 करके टर्मिनेट कर दिया। फिर वाइड ऐड इंट ए और इंट बी, फंक्शन की डेफिनेशन दी, इंट टोटल और टोटल इज इक्वल टू ए प्लस बी और टोटल ऑफ दिस नंबर कर देंगे तो पहले वो हमसे नंबर पूछेगा 4 और 10 तो वो बता देगा टोटल ऑफ दिस नंबर इज 10। नेक्स्ट बात करें आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न टाइप फंक्शन की, तो इसका जनरल सिंटैक्स होता है डेटा टाइप, फंक्शन नेम एंड ब्रैकेट के अंदर हम जो भी डेटा टाइप यूज करने वाले हैं वो डेटा टाइप। अब इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझे तो हमने हेडर फाइल इंक्लूड किया, इंट ऐड इंट प्रोटोटाइप हो गया। इंट मेन नंबर 1 नंबर 2 और टोटल डिक्लेयर किया, दोनों को स्कैन कराया। फिर हमने फंक्शन को कॉल किया टोटल इज इक्वल टू ऐड नंबर 1 एंड नंबर 2, टोटल ऑफ दिस नंबर, टोटल को यहाँ पर प्रिंट कराया, रिटर्न 0, इंट ऐड इंट एक्स और इंट वाई। तो ये हमारा नंबर 1 और 2 जो है वो x और y के अंदर असाइन हो जाएगा। फिर रिटर्न x प्लस वाई और कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे तो यहाँ पे हमारा नंबर दिया हमने 4 और 2 तो उसका टोटल करके बताएगा 6। तो हम इन 3 कैटेगरी के फंक्शंस को यूज करके अपने प्रोग्राम को बना सकते हैं, उसका सोर्स ऑफ कोड बना सकते हैं और इस टाइप से हम C++ के अंदर फंक्शंस को यूज कर सकते हैं। C++ के अंदर स्ट्रक्चर को कैसे यूज किया जाता है।
वैसे तो हमारी क्लास भी एक स्ट्रक्चर टाइप का डेटा ही होता है, क्योंकि हम जब क्लास क्रिएट करते हैं और जहाँ पे हमारी क्लास क्लोज होती है उससे भी टर्मिनेट किया जाता है, वैसे हम स्ट्रक्चर को भी टर्मिनेट करते हैं क्लोज होने के बाद। ये अलग अलग डेटा टाइप का कलेक्शन होता है। एरे हमारा सिमिलर डेटा टाइप का कलेक्शन होता है, स्ट्रक्चर अलग अलग डेटा टाइप का कलेक्शन होता है, यानी हम एक ही प्रोग्राम के अंदर अलग अलग डेटा को स्टोर कर सकते हैं। स्ट्रक्चर ये एरे के जैसा ही होता है। एरे सिमिलर टाइप डेटा टाइप का कलेक्शन होता है और स्ट्रक्चर डिफरेंट डेटा टाइप का कलेक्शन होता है। स्ट्रक्चर में किए हुए हर वेरिएबल के डिक्लेरेशन को मेंबर कहते हैं। नेक्स्ट बात करें तो सिंटैक्स फॉर स्ट्रक्चर डेफिनेशन। स्ट्रक्चर डेफिनेशन का जनरल सिंटैक्स होता है स्ट्रक्ट। स्ट्रक्ट हमारा कीवर्ड है, स्ट्रक्चर का नेम, जो भी आप स्ट्रक्चर का नेम डिफाइन करना चाहे वो, डेटा टाइप मेंबर 1, डेटा टाइप मेंबर 2, जितने भी डेटा टाइप और मेंबर्स हमें डिक्लेयर करने हैं वो, देन ब्रैकेट क्लोज करके उसे टर्मिनेट किया जाता है। इसी का हम एग्जांपल है तो स्ट्रक्ट एम्प्लॉय, एम्प्लॉय आईडी कैरेक्टर में एम्प्लॉय नेम और फ्लोट में सैलरी डिफाइन करके इसे ब्रैकेट क्लोज करके टर्मिनेट किया। नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रक्चर वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो स्ट्रक्चर वेरिएबल डिक्लेरेशन दो टाइप से कर सकते हैं। एक तो स्ट्रक्चर के वेरिएबल को मेन फंक्शन के अंदर भी डिफाइन कर सकते हैं, और दूसरा जब स्ट्रक्चर की डेफिनेशन लिखी जाती तब वहां पर भी स्ट्रक्चर वेरिएबल को लिखा जा सकता है। नेक्स्ट आता है सिंटैक्स फॉर स्ट्रक्चर वेरिएबल विद स्ट्रक्चर डेफिनेशन। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज करते हैं, स्ट्रक्चर नेम, कर्ली ब्रैकेट ओपन, मेंबर्स, जितने भी मेंबर्स है वो सारे मेंबर्स, देन ब्रैकेट क्लोज। अब जहां पर हमारा कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो रहा है वहीं पर हम स्ट्रक्चर का वेरिएबल भी डिक्लेयर कर सकते हैं। इसका एग्जांपल देखें तो स्ट्रक्ट एम्प्लॉय, इंट एम्प्लॉय आईडी कैरेक्टर एम्प्लॉय नेम 30, फ्लोट सैलरी, और कर्ली ब्रैकेट क्लोज करके हमने ले लिया इन्फो, यानी इन्फो वेरिएबल के अंदर हमें सारे वैल्यू को स्टोर करना है। नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रक्चर सिंटैक्स फॉर स्ट्रक्चर वेरिएबल डिक्लेरेशन आफ्टर स्ट्रक्चर डेफिनेशन। अभी जो हमने स्ट्रक्चर का वेरिएबल बनाया तो स्ट्रक्चर डेफिनेशन के साथ में ही वेरिएबल बनाया, लेकिन हम आफ्टर में बनाना चाहें तो स्ट्रक्ट स्ट्रक्चर नेम, डेटा टाइप, जो भी डेटा टाइप हमें डिक्लेयर करना है वो ब्रैकेट क्लोज करके टर्मिनेट किया। उसके बाद इंट मेन, स्ट्रक्ट स्ट्रक्चर नेम और स्ट्रक्चर का वेरिएबल नेम। एग्जाम्पल की बात करें तो हमने लिया स्ट्रक्ट एम्प्लॉय, तीनों वेरिएबल ले लिया, एम्प्लॉय आईडी, नेम और फ्लैश सैलरी, वाइड मेन, और फिर हमने बनाया स्ट्रक्ट एम्प्लॉय इन्फो, यानी हम एम्प्लॉय इन्फो के अंदर इन सारी एम्प्लॉयज की इंफॉर्मेशन को स्टोर करना चाहते हैं। नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर के मेंबर या एलिमेंट को एक्सेस करना। तो इसका जनरल सिंटैक्स होता है स्ट्रक्चर वेरिएबल नेम, एक्सेस ऑपरेटर, मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर इज इक्वल्स टू वैल्यू। वैल्यू आप ऑप्शनल है, अगर देना चाहे तो दें, अगर नहीं देना चाहे तो नहीं भी दे सकते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो हमने यहाँ पर लिखा इन्फो डॉट एम्प्लॉय आईडी, तो स्ट्रक्चर वेरिएबल हो गया हमारा इन्फो डॉट मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर हो गया एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू वैल्यू, यानी उसका वैल्यू क्या है 10। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रक्चर इनिशियलाइजेशन करना। स्ट्रक्चर का इनिशियलाइजेशन हम दो टाइप से कर सकते हैं। फर्स्ट टाइप में हम वैल्यू डायरेक्टली दे सकते हैं, इन्फो डॉट बुक आई डी इज इक्वल टू 34, इन्फो डॉट बुक नेम इज टाइगर, इन्फो डॉट प्राइस इज 234। या फिर टाइप 2 में हम इस टाइप से दे सकते हैं स्ट्रक्ट बुक इन्फो इज इक्वल टू 34, टाइगर, 234। तो हम चाहे तो तीनों वैल्यू को एक साथ भी पुटअप करा सकते हैं, हम चाहे तो अलग अलग वैल्यू को पुटअप करवा सकते हैं। तो आप दोनों तरीके से इसे इनिशियलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम स्ट्रक्चर का एग्जांपल देखें तो हमने यहाँ पे बनाया स्ट्रक्ट बुक बैंक, और इन तीनों को एंटर कराया है, तीनों वेरिएबल डिक्लेयर किए, बुक आईडी, बुक नेम और बुक प्राइस। इन्फो हमने इसका वेरिएबल क्रिएट किया, सी आउट करा दिया बुक आईडी, बुक नेम और बुक प्राइस को, और फिर सी आउट में हमने बुक आईडी में बुक इन्फो डॉट बुक आईडी, इन्फो डॉट बुक नेम और इन्फो डॉट प्राइस करके रिटर्न 0 कर दिया। तो पहले वो हमसे पूछेगा बुक आईडी क्या है, बुक नेम क्या है, बुक प्राइस क्या है, और फिर हमें प्रिंट करके देखा कि बुक आईडी ये है, बुक नेम ये है, बुक प्राइस ये है। और हम अभी तो हमने देखिए यहाँ पे एंटर कराया है, आप चाहें तो यहाँ पर डायरेक्टली असाइन भी कर सकते हैं कि ये आईडी है, ये नेम है और ये प्राइस है, तो डायरेक्टली प्रिंट कर देगा। लेकिन हम चाहते हैं कि यूजर जब रन कर रहा है तभी पुटअप हो वैल्यू, तो फिर हम एंटर करवा सकते हैं ताकि वो वैल्यू हमें उसी समय पुट करनी होगी।
तो इस टाइप से हम C++ के अंदर स्ट्रक्चर को यूज कर सकते हैं। C++ लैंग्वेज के अंदर एरे क्या होता है और उसे कैसे यूज किया जाता है। एरे एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है जो सिमिलर डेटा टाइप का कलेक्शन होता है। सिमिलर डेटा टाइप यानी हम एरे के अंदर एक ही टाइप के डेटा को इनपुट कर सकते हैं, यानी जैसे हमें इंटीजर टाइप का कोई वेरिएबल क्रिएट किया है तो सारे एलिमेंट इंटीजर के ही लेगा। कैरेक्टर का कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया है तो सारे एलिमेंट हमारे कैरेक्टर के ही डिफाइन होंगे। एक वेरिएबल को एक समय में एक ही वैल्यू को स्टोर कर सकता है, जबकि एरे एक ही समय में एक से ज्यादा वैल्यू जो एक ही टाइप की होती है, यानी इंटीजर होगा तो सारी वैल्यू इंटीजर की होगी, कैरेक्टर होगा तो सारी वैल्यू कैरेक्टर की स्टोर कर सकता है। सिंटैक्स फॉर एरे डिक्लेरेशन की बात करें तो एरे का जनरल सिंटैक्स होता है डेटा टाइप, एरे नेम और साइज। इसका एग्जांपल है तो इंट, नंबर और 10। अब इंट जो है यहाँ पर हमारा डेटा टाइप है, नंबर वो हमारा एरे का नेम है और 10 इसका मेमोरी का लिमिट हो गया। एग्जाम्पल की बात करें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इंट एरे 50 कैरेक्टर नेम 15, यानी हम एरे के 50 एलिमेंट इंसर्ट करना चाहते तो 50 लिखा है, कैरेक्टर में 15 नंबर हम इंसर्ट कराना चाहते तो 15 हमने यहाँ पर कैरेक्टर नेम लिखा है। नेक्स्ट टाइप ऑफ एरे की बात करें तो एरे दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है सिंगल डायमेंशनल एरे और एक होता है मल्टी डायमेंशनल एरे। अब एरे के अंदर जो इंडेक्स नंबर होता है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। किसी भी एरे का फर्स्ट इंडेक्स 0 होता है, यानी जब भी हम एरे क्रिएट करते हैं तो उसका इंडेक्स 0 ही होता है। अब वह एरे इंटीजर डेटा टाइप करता हो या फिर कैरेक्टर डेटा टाइप स्टोर करता हो, दोनों में ही उसका इंडेक्स 0 ही होता है। इसको हम डायग्राम के थ्रू समझे तो हमने यहाँ पे एलिमेंट्स लिए हैं 25, 26, 74, 27, 21, ये हमारे एरे के एलिमेंट्स हैं। एरे की साइज हमने दी है 5, यानी 5 एलिमेंट हम उसमें स्टोर करवाना चाहते हैं। अब इसका जो इंडेक्स नंबर चलेगा वो ऐसे चलता है 0, 1, 2, 3, 4, तो ये हमारा इंडेक्स नंबर हो गया। और हमारे जो मार्क्स हैं, यानी हमने ये जो एलिमेंट दिए हमारे क्या है मार्क्स है, तो ये हमने एरे का नेम दे दिया। तो एरे की साइज 5 है, ये हमारे एरे एलिमेंट्स है, ये इंडेक्स नंबर है और ये हमारे मार्क्स का जो एरे का नेम दिया हुआ है। नेक्स्ट हम बात करें सिंगल डायमेंशनल एरे, तो यह एरे का एक इजी मेथड होता है। सिंगल डायमेंशनल एरे का जनरल सिंटैक्स होता है स्टोरेज क्लास, डेटा टाइप, एरे नेम और साइज। इसके एग्जांपल की बात करें तो एरे 1 5, कैरेक्टर एरे 2 6, इसमें 6 एलिमेंट चाहिए, इसमें 5 एलिमेंट चाहिए। नेक्स्ट हम एरे इनिशियलाइजेशन की बात करें तो एरे में स्टोर्ड वैल्यू को एरे एलिमेंट कहा जाता है और एक नॉर्मल वेरिएबल की तरह हम एरे वेरिएबल को भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। सिंगल डायमेंशनल एरे का जनरल सिंटैक्स होता है स्टोरेज क्लास, डेटा टाइप, एरे नेम, साइज एंड लिस्ट। एग्जांपल की बात करें तो इंट एरे 1 6, इसमें हमने 6 एलिमेंट स्टोर किए हैं। फ्लोट एरे 2 4, यानी इसके अंदर हमने 4 एलिमेंट स्टोर किया। नेक्स्ट हम सिंगल डायमेंशनल एरे का एग्जांपल देखते हैं, तो इसमें हमने हेडर फाइल इंक्लूड किया इंट आई, एरे में 5 एलिमेंट इंस्टॉल करना है। लूप चलाया हमने 0 से लेके 5 तक, सी आउट करा दिया, एंटर i+1 नंबर, सीन कराया एरे 1 को, स्टोर 5 वैल्यू एट अ टाइम, फिर सी आउट कराया डिस्प्ले द एरे एलिमेंट। फिर हमने लूप चलाया है इस एरे के एलिमेंट्स को प्रिंट करने के लिए, सी आउट करने के लिए, देन कर्ली ब्रैकेट क्लोज करके रिटर्न 0 करके और क्लोज कर देंगे। तो इसका जो आउटपुट आएगा, पहले तो हमसे नंबर पूछेगा सारे, तो हमने यहाँ पर नंबर्स एंटर किए तो फिर वो हमें प्रिंट करेगा डिस्प्ले एरे ऑफ 0 एलिमेंट इज 5, डिस्प्ले एरे ऑफ 1 एलिमेंट इज 6। तो हमारा जो इंडेक्स नंबर चल रहा है वो कहाँ से चल रहा है 0 1 2 3 4, जिसके लिए हमने यहाँ पर लूप चलाया है। फिर 5 6 7 8 9, ये हमारे एलिमेंट्स हैं जो स्टोर हो गए हैं एरे के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे। मल्टी डायमेंशनल एरे सिंगल डायमेंशनल एरे का कलेक्शन होता है, इसमें वैल्यू को एक टेबल के रूप में स्टोर किया जाता है। मल्टी डायमेंशनल एरे का जनरल सिंटैक्स होता है डेटा टाइप, एरे नेम, रो साइज एंड कॉलम साइज। एग्जाम्पल की बात करें तो इंट एरे 2 और 3, अब 2 हमारी रो है, 3 हमारी कॉलम है। अगर हम ये देखना चाहें कि अब इसके अंदर हम कितने एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं, तो आप रो और कॉलम की साइज को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आते 3 2 6, और यहाँ पर हम 6 एलिमेंट को स्टोर कर सकते हैं।
नेक्स्ट हम बात करते हैं इनिशियलाइजेशन ऑफ मल्टी डायमेंशनल एरे। तो मल्टी डायमेंशनल एरे को इनिशियलाइज करने का जनरल सिंटैक्स होता है डेटा टाइप एरे नेम रो एंड कॉलम इक्वल टू वैल्यू 1 2 3 4। जो भी वैल्यू आप स्टोर करना चाहते हैं वो वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। एग्जांपल ले तो इंट एरे 2 और 3 10 15 40 60 150 और 35 ये हमने एलिमेंट स्टोर कर दिया। मल्टी डायमेंशनल एरे को हम एग्जांपल के थ्रू समझे तो हमने यहाँ पर हेडर फाइल इंक्लूड किया है इंट एरे 4 और 2 हमें कॉलम चाहिए, 4 हमारी रोज चाहिए और हम एलिमेंट कितने स्टोर कर सकते हैं यहाँ पर 8 4 2 8 तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हमने यहाँ पर ये एलिमेंट्स ले लिए। इंट आई और जे द 2 डायमेंशनल एरे इज मैसेज प्रिंट करना है, प्रिंट कर दिया। फिर एक लूप चलाया हमने 4 तक जो रो के लिए चलेगा और एक लूप चलाया हमने कॉलम के लिए जो 2 तक चलेगा। फिर हमने सी आउट करा दिया एरे ऑफ आई और जे और printf करके स्लैश एन किया, रिटर्न 0 करके क्लोज कर दिया। तो हमें आंसर इस टाइप से प्रिंट करेगा द 2 डायमेंशनल एरे इज 1 2 3 4 5 6 और 7 8। यहाँ पर हमारी 4 रोज है और 2 कॉलम्स उस डेटा को वो डिवाइड कर देता है। तो इस टाइप से हम एरे को यूज कर सकते हैं। C++ में पॉइंटर क्या होता है और उसे कैसे यूज किया जाता है। पॉइंटर एक डिराइव्ड डेटा टाइप है जिसका उपयोग वेरिएबल के एड्रेस को एक्सेस करने या उन्हें मैनिपुलेट करने के लिए किया जाता है। पॉइंटर एक प्रकार का वेरिएबल होता है जो वैल्यू वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करता है। C++ में पॉइंटर वेरिएबल का उपयोग करके हम किसी भी वेरिएबल के एड्रेस को एक्सेस कर सकते हैं और उन्हें मैनिपुलेट कर सकते हैं। सिंटैक्स फॉर पॉइंटर डिक्लेरेशन। तो पॉइंटर का जनरल सिंटैक्स होता है डेटा टाइप एट्रिक्स ऑपरेटर एंड पॉइंटर नेम। एग्जाम्पल की बात करें तो इंट x कॉमा पॉइंटर y तो y इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ x कर देंगे तो हमारा पॉइंटर डिक्लेयर हो जाता है। नेक्स्ट हम पॉइंटर का एग्जाम्पल देखें तो हमने हेडर फाइल इंक्लूड किया इंट मेन इंट a इज इक्वल टू 10 पॉइंटर ptr इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ a पॉइंटर इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ a कर दिया। फिर हमने वैल्यू स्टोर द एड्रेस को प्रिंट किया। उसके बाद एड्रेस ऑफ दिस वेरिएबल में पॉइंटर प्रिंट किया। फिर अनदर वे यूजिंग एड्रेस ऑफ ए। अगर अनदर वे से यूज करें तो यहाँ पर एड्रेस ऑफ ए का सिंबल यूज किया। फिर एड्रेस ऑफ पॉइंटर वेरिएबल किया तो पॉइंटर का एड्रेस आ गया। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो कुछ इस टाइप से आएगा वैल्यू स्टोर द एड्रेस। तो हमारी जो पॉइंटर में वैल्यू स्टोर हुई वो कौन सी 10। फिर इस पॉइंटर का जो एड्रेस है वो क्या है वो आपको यहाँ पे प्रिंट करेगा। अब पॉइंटर का जो एड्रेस है वो किसके बराबर है एड्रेस ऑफ ए के बराबर है। तो अगर हम एड्रेस ऑफ ए को प्रिंट करते हैं तो दोनों का सेम एड्रेस प्रिंट करेगा। फिर एड्रेस ऑफ पॉइंटर वेरिएबल की बात करें तो जो पॉइंटर वेरिएबल का एड्रेस है वो यहाँ पर हमें अलग से प्रिंट करेगा। तो हम किसी भी वेरिएबल का एड्रेस प्रिंट करना चाहते हैं कंपाइलर की मेमोरी से तो वो हम पॉइंटर के थ्रू कर सकते हैं। पॉइंटर के दो मेथड होते हैं, एक होता है रेफरेंसिंग ऑपरेटर, एक होता है डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर। रेफरेंसिंग ऑपरेटर में हम एंड का सिंबल यूज करते हैं, डीरेफरेंसिंग में हम स्टार का सिंबल यूज करते हैं। रेफरेंसिंग ऑपरेटर इसका उपयोग वैल्यू के एड्रेस को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। इसे हम वैल्यू ऑफ ऑपरेटर भी कहते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिखे इंट a इज इक्वल टू 10 इंट पॉइंटर p। तो पॉइंटर इंट का पॉइंटर बनाया, इंट की वैल्यू भी पुटअप करी और ptr इक्वल टू एड्रेस ऑफ a स्टोर इन पॉइंटर। फिर हमने पॉइंटर को प्रिंट कर दिया तो एड्रेस विल बी प्रिंट, यहाँ पर हमारे एड्रेस को प्रिंट कर देगा। नेक्स्ट आता है डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर। इसका उपयोग एड्रेस में स्टोर वैल्यू को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। इसे डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर भी कहा जाता है। तो इसको कैसे डिक्लेयर करेंगे इंट a इक्वल टू 10 इंट ptr सी आउट ptr 1 कर देंगे तो वो हमें यहाँ पर प्रिंट कर देगा वैल्यू ऑफ a 10। तो एक में हम एड्रेस का सिंबल यूज करते हैं और एक में हम एड्रेस ऑफ का सिंबल यूज करते हैं। तो एड्रेस ऑफ का सिंबल यूज करते हैं उसे हम रेफरेंसिंग कहते हैं, स्टार का सिंबल यूज करते हैं हम उसे डीरेफरेंसिंग कहते हैं। तो C++ के अंदर हम इस टाइप से पॉइंटर को यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज हमारा जो C++ लैंग्वेज है पॉइंटर को खुलकर सपोर्ट भी करता है, इसलिए हम पॉइंटर को बहुत अच्छे से C++ के अंदर यूज कर सकते हैं। C++ में फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है और उसे कैसे यूज किया जाता है।
सी प्लस प्लस में बहुत सारे फंक्शन का नेम सेम होता है, परंतु उसके पैरामीटर्स अलग अलग होते हैं। इसे हम फंक्शन ओवरलोडिंग कहते हैं और इसे कंपाइल टाइम पॉलीमोर्फिज्म भी कहते हैं। फंक्शन ओवरलोडिंग का लाभ यह है कि इससे प्रोग्राम की रीएबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि हमें एक ही काम के लिए अलग अलग नेम की जरूरत नहीं होती है। फिर आते फंक्शन को तीन तरीके से ओवरलोड कर सकते हैं। सी प्लस प्लस में हम फंक्शन को तीन तरीके से ओवरलोड कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट आता है नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट, सेकंड आता है ऑर्डर ऑफ आर्ग्यूमेंट, थर्ड आता है डेटा टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट। इसे हम एनओडी फंक्शन भी कह सकते हैं। तीनों को हम एनओडी फंक्शन भी कहते हैं। एन यानी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट, सेकेंड आता है ओ यानी ऑर्डर ऑफ आर्ग्यूमेंट और थर्ड आता है डी यानी डेटा टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट। तो इसी से हमारा ये मेथड बना है एनओडी फंक्शन। इसको हम एनओडी फंक्शन भी कहते हैं। अब सबसे फर्स्ट हम देखें नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट। इस प्रकार की फंक्शन ओवरलोडिंग में फंक्शन में आर्ग्यूमेंट की संख्या अलग अलग होती है। जैसे नेम से डिफाइन हो रहा है कि नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट यानी हमारी जो आर्ग्यूमेंट की डिजिट्स होगी वो सब में अलग अलग होती है। इसका जनरल सिंटैक्स होता है इंट ऐड इंट ए और बी। एक फंक्शन हमने यूज किया इंट ऐड और उसमें हमने दो आर्ग्यूमेंट पास किए इंट ए और इंट बी। सेकेंड हम उसी में एक और फंक्शन यूज करना चाहते हैं इंट ऐड और उसमें हमने तीन आर्ग्यूमेंट लिए हैं इंट आई, इंट जे और इंट के। नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट का जस्ट हम एग्जांपल लें तो हमने यहाँ पे हेडर फाइल इंक्लूड किया। फर्स्ट फंक्शन यूज किया इंट ऐड इंट ए कॉमा इंट बी और दोनों को प्लस करके रिटर्न 0 कर दी। उसके बाद हमने सेकंड फंक्शन लिया इंट ऐड इंट आई, जे और के, इन तीनों को प्लस करके एंडल किया, रिटर्न 0 करके क्लोज किया। फिर हमने इंट मेन किया। अब यहाँ पे तो हमने फंक्शन को डेफिनेशन दी है, अब फंक्शन की कॉल करना है तो हमने ऐड 20,30 और ऐड 50,20,30 कर दिया। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा हमारा 50 और 100। 30 और 20 को प्लस करके उसने ए और बी को वैल्यू है, ए की वैल्यू 20 है, बी की वैल्यू 30 है, तो हमारा आंसर आएगा 50। और आई जे के को प्लस करना है तो 50, 20, 30 को प्लस करेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा 100। सेकेंड हम देखते हैं डेटा टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट। इस प्रकार की फंक्शन ओवरलोडिंग में फंक्शन के पैरामीटर में डेटा टाइप्स अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जांपल है तो इंट ऐड इंट एक्स और इंट वाई। फिर सेकेंड हमने यूज किया इंट ऐड फ्लोट ए एंड फ्लोट बी। अब दोनों के पैरामीटर में एक में हमने इंटीजर वैल्यू लिए, एक में हमने फ्लोट की डिजिट लिए। अब हम चाहते हैं दोनों में एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ऐड हमने फंक्शन यूज किया है। इंट ऐड हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन है क्योंकि हमने खुद डिक्लेयर किया है तो ये यूजर डिफाइंड फंक्शन होगा। और डेटा टाइप यानी इंट, एक फंक्शन में हमने इंटीजर वैल्यू लिए, एक फंक्शन में हमने फ्लोट वैल्यू ली। इसी को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझे तो हमने लिया हैशटैग इंक्लूड आईस्ट्रीम यानी हेडर फाइल इंक्लूड किया। फिर इंट ऐड इंट एक्स और इंट वाई और यहाँ पर एक्स और वाई को प्लस किया। फिर इंट ऐड फ्लोट एंड फ्लोट बी, ए और बी को प्लस किया। फिर हमने रिटर्न 0 करके इंट मेन डिक्लेयर किया। यहाँ पे हमने एक फंक्शन में वैल्यू ली है इंटीजर की और एक फंक्शन में वैल्यू ली है फ्लोट की 5.6 और 2.3। तो वो हमें आउटपुट जनरेट करेगा। पहले तो इंटीजर नंबर को प्लस करेगा तो 40 इसका आंसर हो गया, 5.6 और 2.3 को प्लस करेंगे तो 7.9 उसका आंसर हो जाएगा। थर्ड आता है हमारा ऑर्डर ऑफ आर्ग्यूमेंट। इस प्रकार की फंक्शन ओवरलोडिंग में फंक्शन के आर्ग्यूमेंट का ऑर्डर अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल है तो हमने फंक्शन यूज किया इंट ऐड इंट एक्स और फ्लोट वाई। अब यहाँ पे देखिए हमने एक वैल्यू इंटीजर के लिए, एक वैल्यू फ्लोट के लिए। ऐसे ही सेकंड फंक्शन में हमने इंट ऐड फ्लोट ए और इंट भी कर दिया। पहले फ्लोट की वैल्यू ली है फिर इंटीजर की वैल्यू ली है। तो हम ऑर्डर के अकॉर्डिंग भी अगर आर्ग्यूमेंट को लेना चाहें तो ले सकते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग के अंदर। और उसमें हम ऑर्डर सेट कर सकते हैं कि पहले इंटीजर की वैल्यू चाहिए, फिर फ्लोट की चाहिए, फिर फ्लोट की चाहिए, पहले फ्लोट की चाहिए है या फिर इंटीजर की चाहिए है। ऑर्डर ऑफ आर्ग्यूमेंट का एग्जांपल देखें तो हमने इंट ऐड इंट एक्स कॉमा फ्लोट वाई और एक्स और वाई को प्लस कर दिया। फिर सेकंड फंक्शन यूज किया इंट ऐड फ्लोट ए एंड इंट बी और ए प्लस बी को प्लस कर दिया। फिर इंट मेन करके हमने
एक फंक्शन में 10 वैल्यू दिया, 3.6 फ्लोट की वैल्यू दी। फिर एक हमें फ्लोट की वैल्यू पहले चाहिए तो 5.5, 23, तो इसका आउटपुट जनरेट होगा 13.6 और 28.5। तो इस तरह से भी हम ऑर्डर के अकॉर्डिंग भी कोई वैल्यू या कोई आर्गुमेंट को प्लस करवाना चाहते हैं तो हम फंक्शन ओवरलोडिंग को यूज करके फिर प्लस करवा सकते हैं। सी प्लस प्लस में कंस्ट्रक्टर क्या होता है और कंस्ट्रक्टर को कैसे यूज किया जाता है। कंस्ट्रक्टर एक फंक्शन मेंबर होता है जिसका यूज क्लास वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए किया जाता है। यहाँ कंस्ट्रक्टर फंक्शन का नेम क्लास नेम के समान होता है, जो क्लास ऑब्जेक्ट डिक्लेयर होने पर स्वतः ही खुद कॉल हो जाता है। रूल्स फॉर डिक्लेयरिंग अ कंस्ट्रक्टर। सबसे फर्स्ट रूल होता है एक कंस्ट्रक्टर को क्लास के पब्लिक सेक्शन में डिक्लेयर किया जाता है, जबकि इसकी डेफिनेशन आउटसाइड क्लास या इनसाइड क्लास हो सकती है। सेकेंड रूल होता है कि उस क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया जाता है जिसका यह मेंबर होता है और यह स्वतः ही कॉल हो जाता है, यानी खुद कॉल हो जाता है। जिसे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं वो खुद कॉल हो जाता है। ये कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, अर्थात ये रिटर्न टाइप फंक्शन नहीं होता है। फोर्थ रूल होता है एक कंस्ट्रक्टर मेंबर को C++ में इनहेरिट नहीं किया जा सकता, हालांकि इन्हें डिराइव क्लास से कॉल किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर। सबसे फर्स्ट होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, सेकंड आता है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर और थर्ड होता है कॉपी कंस्ट्रक्टर। सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की। एक कंस्ट्रक्टर जो कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं करता है उसे हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहते हैं, जिसका जनरल सिंटैक्स होता है क्लास कंस्ट्रक्ट पब्लिक कंस्ट्रक्ट कर्ली ब्रैकेट ओपन बॉडी ऑफ कंस्ट्रक्टर मेंबर कर्ली ब्रैकेट क्लोज करके इसे टर्मिनेट कर दिया जाता है। तो हमने क्लास बनाई कंस्ट्रक्ट, फंक्शन भी यूज किया है कंस्ट्रक्ट, और फिर हमें यहाँ पर जो भी बॉडी ऑफ मेंबर यूज करना है वो लेके कर्ली ब्रैकेट क्लोज करके टर्मिनेट कर देते हैं। तो ये हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहलाता है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को अगर हम एग्जांपल के थ्रू समझे तो हमने यहाँ पे कोड लिखा है, हेडर फाइल यूज किया, फिर हमने क्लास बनाया स्टूडेंट पब्लिक स्टूडेंट फंक्शन सी आउट करा दिया हाय आई एम स्टूडेंट ऑफ C++ कर्ली ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद इंट मेन डिक्लेयर किया स्टूडेंट S1 उसका ऑब्जेक्ट बनाया, रिटर्न 0 कर दिया, तो हमें आउटपुट शो होगा हाय आई एम स्टूडेंट ऑफ C++। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, ये वो कंस्ट्रक्टर होता है जो पैरामीटर पास करता है, उसे हम पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कहते हैं। इसका जनरल सिंटैक्स होता है फंक्शन नेम एंड पैरामीटर लिस्ट। इसको भी हम एग्जांपल के थ्रू समझे तो हमने हेडर फाइल इंक्लूड किया, क्लास स्टूडेंट इंट ए और बी डिक्लेयर किया, पब्लिक स्टूडेंट इंट आई एंड इंट जे, ये हमारा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर हो गया क्योंकि इसमें पैरामीटर पास किए गए। इंट सी इज इक्वल्स टू आई प्लस जे, फिर सी आउट करा दिया टोटल आई प्लस जे एंड एल कर्ली ब्रैकेट क्लोज, देन इसको टर्मिनेट किया। फिर हमने यहाँ लिखा है इंट मेन स्टूडेंट S2,3 यानी 2 और 3 हमारी आई और जे की वैल्यू है, रिटर्न 0 कर दिया। तो यहाँ पर हमें इसका आउटपुट शो होगा टोटल 5, 3 और 5 2 को प्लस करके टोटल बता देगा 5। थर्ड कंस्ट्रक्टर आता है हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर में हम क्लास के ऑब्जेक्ट को उसी क्लास के दूसरे ऑब्जेक्ट में पास करते हैं। जैसे कि कॉपी कंस्ट्रक्टर के नेम से डिफाइन होता है कि किसी एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू को क्लास के दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी किया जाता है तथा वैल्यू को कॉपी करने के लिए एड्रेस ऑपरेटर का यूज किया जाता है। इसका जनरल सिंटैक्स होता है क्लास नेम ब्रैकेट ओपन क्लास नेम एंड ऑब्जेक्ट ब्रैकेट क्लोज, देन ब्रैकेट ओपन और क्लोज कर दिया जाता है। कॉपी कंस्ट्रक्टर का एक जस्ट एग्जांपल ले तो हमने यहाँ पर हेडर फाइल इंक्लूड किया, क्लास स्टूडेंट पब्लिक इंट में ई डिक्लेयर किया है, स्टूडेंट इंट आर, ये हमारा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर हो गया। फिर ई इज इक्वल्स टू आर यानी ई किसके बराबर है, आर के बराबर है। फिर हमने ले लिया स्टूडेंट एंड आई, यहाँ पर हम कॉपी करने वाले कंस्ट्रक्टर को, आई हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ई इक्वल टू आई डॉट ई यानी एक्सेस ऑपरेटर हो गया, देन ब्रैकेट क्लोज किया। फिर हमने यहाँ पर इंट मेन यूज किया, सबसे पहले तो stu10 पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, फिर सेकेंड stu2 यानी कॉलिंग द कॉपी कंस्ट्रक्टर, और फिर हमने इन दोनों के अंदर डॉट ई
के और इसे प्रिंट कर दिया है। तो हम जो भी वैल्यू यहाँ पर पुटअप देंगे वो वैल्यू जो हमने यहाँ पे 10 दी है तो वही 10 वाली वैल्यू सेकंड वाले ऑब्जेक्ट में भी कॉपी कर देता है। तो ये होता है हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर। इनहेरिटेंस क्या होता है और इसे कैसे यूज किया जाता है? इनहेरिटेंस एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें एक क्लास की प्रॉपर्टी को दूसरी क्लास में यूज किया जाता है और क्लास को इनहेरिटेट करने के लिए पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड का यूज भी किया जाता है। इनहेरिटेंस में दो टाइप की क्लासेस होती है। एक होता है बेस क्लास। बेस क्लास को हम पेरेंट क्लास या सुपर क्लास भी कहते हैं। बेस क्लास में डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शंस होते हैं। एक होती है डिराइव्ड क्लास। डिराइव्ड क्लास को चाइल्ड क्लास या सब क्लास कहा जाता है। डिराइव्ड क्लास बेस क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करता है। नेक्स्ट आता है इनहेरिटेंस। 5 प्रकार के होते हैं। सबसे फर्स्ट आता है इनहेरिटेंस। सबसे फर्स्ट होता है इसका सिंगल इनहेरिटेंस। सेकेंड आता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। थर्ड होता है मल्टीपल इनहेरिटेंस। फोर्थ है हायरार्चिकल इनहेरिटेंस और फिफ्थ होता है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। सबसे फर्स्ट हम देखते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस में एक बेस क्लास की प्रॉपर्टी एक डिराइव्ड क्लास को इनहेरिट की जाती है। इसका जनरल सिंटैक्स होता है क्लास बेस क्लास नेम कर्ली ब्रैकेट ओपन बॉडी ऑफ बेस क्लास देन कर्ली ब्रैकेट क्लोज। सेकंड क्लास बनाए डिराइव्ड क्लास नेम एक्सेस स्पेसिफायर यानी हम पब्लिक रखना चाहते हैं, प्राइवेट रखना चाहते हैं या प्रोटेक्टेड रखना चाहते हैं, स्पेसिफायर एंड बेस क्लास का नेम कर्ली ब्रैकेट ओपन बॉडी ऑफ डिराइव क्लास कर्ली ब्रैकेट क्लोज करके इसको टर्मिनेट किया जाता है। अब हम यहाँ पर डिराइव क्लास के थ्रू बेस क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करना चाहते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर डिराइव क्लास एक्सेस स्पेसिफायर और बेस क्लास का नेम डिफाइन किया गया। सिंगल इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल से हम इसे समझे तो यहाँ पर हमने क्लास बनाई है एम्प्लॉय, जिसमें हमने एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम दो वेरिएबल बनाए हैं। पब्लिक वाइड गेट डेटा में हमने सी आउट करा दिया एम्प्लॉय आईडी को, सीन कराया एम्प्लॉय आईडी, फिर एम्प्लॉय नेम और सीन करा दिया एम्प्लॉय नेम। फिर पुट डेटा में हमने एम्प्लॉय आईडी और नेम को प्रिंट करवाया और देन कर्ली ब्रैकेट क्लोज करके टर्मिनेट कर दिया। फिर सेकंड क्लास बनाई हमने क्लास फिटनेस। पब्लिक एम्प्लॉय यानी एम्प्लॉय वाली क्लास फिटनेस वाली क्लास के थ्रू एम्प्लॉय वाली क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिट किया। फ्लोट हाइट एंड वेट पब्लिक वाइड एक्सेप्ट सी आउट करा दिया यहाँ पर एंटर हाइट इन फिट, सीन करा दिया हाइट, फिर एंटर वेट कराया और वेट को सीन करा दिया। उसके बाद वाइड डिस्प्ले हाइट और वेट को प्रिंट करवाया, देन ब्रैकेट क्लोज करके टर्मिनेट किया। उसके बाद इंट मेन डिक्लेयर किया, फिटनेस का एफ ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, सी आउट एंटर एम्प्लॉय डिटेल्स एफ डॉट गेट डेटा एंड एफ डॉट एक्सेप्ट डेटा, यानी गेट डेटा और एक्सेप्ट डेटा दोनों फंक्शन के मेंबर को एक्सेस किया। फिर सी आउट करा दिया एम्प्लॉय डिटेल्स आर पुट डेटा और डिस्प्ले डेटा फंक्शन से उसे प्रिंट करा दिया। तो पहले इसका जो आउटपुट जनरेट होगा वो कुछ इस टाइप से होगा। पहले तो वो हमसे पूछेगा एंटर एम्प्लॉय डिटेल, तो हम ये सारी डिटेल्स एंटर करेंगे। उसके बाद वो आपको प्रिंट करके देगा एम्प्लॉय डिटेल्स आर, एम्प्लॉय आईडी इज ये, एम्प्लॉय नेम इज ये, हाइट इज ये एंड वेट इज ये। तो हमने दो वेरिएबल दोनों क्लास में डिक्लेयर किया और दोनों क्लास में की प्रॉपर्टी को एक साथ प्रिंट किया हुआ है। सेकेंड आता है हमारा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में एक बेस क्लास और डिराइव क्लास दो होती है, यानी बेस क्लास तो एक ही होती है, डिराइव क्लास दो होती है। सिंगल इनहेरिटेंस में एक ही बेस क्लास और एक ही डिराइव क्लास होती है और मल्टी लेवल में एक बेस क्लास होती है और दो डिराइव क्लास होती है। इसका जनरल सिंटैक्स होता है क्लास बेस क्लास नेम बेस क्लास बॉडी ऑफ बेस क्लास फिर डिराइव क्लास 1, जिसके थ्रू हमने बेस क्लास 1 को कॉल कर दिया, यानी बेस क्लास 1 की प्रॉपर्टी को इनहेरिटेड किया। उसके बाद डिराइव क्लास 2 बनाए और एक्सेस स्पेसिफायर को यूज करके क्लास डिराइव क्लास 1 की प्रॉपर्टी को इनहेरिटेड कर दिया, बॉडी ऑफ डिराइव क्लास और क्लोज कर दिया। इसका एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पर हमने बनाया क्लास बेस क्लास
पब्लिक void show फंक्शन का यूज किया है और आई एम अ बेस क्लास इसमें मैसेज प्रिंट कर दिया। फिर डिराइव क्लास में पब्लिक बेस क्लास 1 को कॉल किया, फिर void get फंक्शन को यूज किया और आई एम अ डिराइव क्लास 1 वो प्रिंट कर दिया। फिर थर्ड हमने डिराइव क्लास 2 बनाया, पब्लिक डिराइव क्लास 1 को कॉल कर दिया और वाइड डिस्प्ले आई एम अ डिराइव क्लास 2। फिर डिराइव क्लास 2 का ऑब्जेक्ट बनाया डी, जो क्या करेगा एक्सेस ऑल डेटा फ्रॉम डिराइव क्लास 2, तो वो सारे डेटा को एक्सेस करने का काम करेगा। फिर डी डॉट शो, डी डॉट गेट और डी डॉट डिस्प्ले गेट और शो इन तीनों फंक्शन को कॉल कर दिया, रिटर्न 0 कर दिया, तो हमें आउटपुट जनरेट करेगा। पहले तो आई एम अ बेस क्लास, आई एम अ डिराइव क्लास 1 और आई एम अ डिराइव क्लास 2, इन तीनों क्लासेस को एक्सेस करके एक ही ऑब्जेक्ट और फिर हमें आंसर रिटर्न कर देता है। थर्ड आता है हमारा मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस में एक से अधिक बेस क्लासेस हो सकती है और एक डिराइव क्लास होता है, यानी बेस क्लास बहुत ज्यादा बना सकते हैं और डिराइव क्लास हमारी एक ही होती है। इसका जनरल सिंटैक्स होता है बेस क्लास 1 बॉडी ऑफ बेस क्लास 2 बॉडी ऑफ बेस क्लास 2। फिर डिराइव क्लास बनाया जिसके थ्रू एक्सेस स्पेसिफायर यूज करके बॉडी बेस क्लास 1 और बेस क्लास 2 दोनों को कॉल करा दिया और बॉडी ऑफ डिराइव क्लास करके कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दिया। इसको भी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझे तो हमने क्लास ए बनाई जिसमें डिस्प्ले 1 फंक्शन को यूज किया और क्लास ए को प्रिंट कर दिया। फिर क्लास बी बनाई जिसमें डिस्प्ले 2 फंक्शन को यूज किया है और क्लास सी बनाई जिसके थ्रू हमने बी और ए दोनों की प्रॉपर्टी को इनहेरिटेड किया है, पब्लिक डिस्प्ले 3 और सी आउट करा दिया सी। अब हमने क्लास सी का ऑब्जेक्ट बनाया ओबीजे ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले 1 ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले 2 ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले 3, इन तीनों को इसी ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कराया, तो वो हमें आंसर प्रिंट करेगा क्लास ए बी और सी। हम एक ही क्लास से तीनों क्लास उन दोनों क्लास की प्रॉपर्टी को भी इनहेरिटेड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। हायरार्चिकल इनहेरिटेंस में एक बेस क्लास और एक से अधिक डिराइव क्लास होती है, जिसका जनरल सिंटैक्स होता है क्लास बेस क्लास नेम बॉडी ऑफ बेस क्लास, फिर डिराइव क्लास 1 बेस क्लास को कॉल करा दिया, फिर डिराइव क्लास 2 उससे भी हमने बेस क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिटेड कर दिया। बेस क्लास तो एक ही होती है और हम डिराइव क्लास अलग अलग बना के बेस क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिटेड कर सकते हैं हायरार्चिकल इनहेरिटेंस को यूज करके। हायरार्चिकल का एग्जांपल हम देखें, हमने क्लास ए बनाई डिस्प्ले 1, क्लास बी बनाई डिस्प्ले 2 फंक्शन को यूज किया है जिसमें हमने पब्लिक ए वाली क्लास को कॉल करा दी। फिर क्लास सी बनाई जिसके थ्रू भी हमने पब्लिक ए वाली क्लास को कॉल करा दी। फिर हमने बनाया क्लास बी का ऑब्जेक्ट बनाया स्मॉल बी, क्लास सी का ऑब्जेक्ट बनाया स्मॉल सी, तो सी डॉट डिस्प्ले 1 वाली क्लास को कॉल करें, फिर बी डॉट डिस्प्ले 2 और सी डॉट डिस्प्ले 3 और यहाँ पर हम प्रिंट कर देंगे तो हमें प्रिंट करेगा क्लास ए बी और सी। बी क्लास भी ए क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिटेड कर रही, सी वाली क्लास भी ए वाली क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिटेड कर रही। फिर नेक्स्ट आता है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ये 5वां टाइप होता है और सबसे लास्ट टाइप होता है इनहेरिटेंस का। हाइब्रिड इनहेरिटेंस एक से ज्यादा इनहेरिटेंस का कॉम्बिनेशन होता है। इसका जनरल सिंटैक्स होता है क्लास बेस क्लास नेम बॉडी ऑफ बेस क्लास, फिर डिराइव क्लास के थ्रू बेस क्लास को कॉल करा, फिर डिराइव क्लास 2 बनाया उसकी प्रॉपर्टी को बॉडी ऑफ डिराइव क्लास लिखा, फिर डिराइव क्लास 3 बनाया जिसके थ्रू हम डिराइव क्लास 1 और डिराइव क्लास 2 दोनों की प्रॉपर्टी को इनहेरिटेड करेंगे और बॉडी ऑफ डिराइव क्लास लिख के ब्रैकेट क्लोज कर दिया। इसका एग्जाम्पल देखें तो हमने यहाँ पे बनाया क्लास ए डिस्प्ले 1 फंक्शन यूज किया, क्लास बी के थ्रू ए की प्रॉपर्टी को इनहेरिटेड किया डिस्प्ले 2, फिर क्लास सी बनाया जिसके थ्रू डिस्प्ले 3 और क्लास 3 ले लिया, फिर क्लास डी बनाया उसके थ्रू हमने सी और बी इन दोनों की प्रॉपर्टी को इनहेरिटेड किया और क्लास डी को प्रिंट कर दिया। तो क्लास डी का एक ऑब्जेक्ट बनाया ओबीजे और इसके थ्रू हमने चारों फंक्शन को एक साथ कॉल किया और रिटर्न 0 कर दिया, तो हमें क्लास प्रिंट करके देगा क्लास ए क्लास बी क्लास सी और क्लास डी।
तो इस तरह से हम C++ के अंदर इनहेरिटेंस को यूज करके एक क्लास की प्रॉपर्टी को दूसरी क्लास में इनहेरिटेड करवा सकते हैं। C++ में वर्चुअल फंक्शन क्या होता है और उसे कैसे यूज किया जाता है। वर्चुअल फंक्शन का यूज रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। हमारे पास दो क्लासेस है, एक बेस क्लास और दूसरी डिराइव क्लास है, और हम पॉइंटर का यूज करके डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट को एक्सेस करना चाहते हैं तो ऐसा नहीं हो पाता है, क्योंकि बेस क्लास का पॉइंटर हमेशा बेस क्लास की पॉइंटर को ही एक्सिक्यूट करता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम वर्चुअल फंक्शन का यूज करते हैं। C++ आपको पॉलीमॉर्फिज्म की कैपेसिटी प्रोवाइड करती है। पॉलीमॉर्फिज्म का मीन्स होता है एक इंटरफेस से कई तरह के अलग अलग कोड को एक्सिक्यूट करना, जैसा कि हम फंक्शन ओवरलोडिंग और कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग में भी हम करते हैं। नेक्स्ट हमने एक क्लास क्रिएट किया जिसका नेम कलर है, और इस क्लास में हमने डिस्प्ले नेम से फंक्शन भी एक क्रिएट किया हुआ है। दूसरा क्लास को एक दूसरी क्लास इनहेरिटेड करती है जिसका नेम ग्रीन कलर है, और इस क्लास में भी डिस्प्ले नेम का एक फंक्शन क्रिएट किया। फंक्शन ओवरलोडिंग में आप एक ही नाम के फंक्शन को अलग अलग डेटा टाइप के साथ क्रिएट करते हैं। इसके बाद फंक्शन को कॉल करवाते समय यूजर जिस तरह का डेटा टाइप पास करते हैं उसके अनुसार फंक्शन की एप्रोप्रिएट डेफिनेशन एक्सिक्यूट हो जाती है। उसी प्रकार पॉइंटर के माध्यम से हम पॉलीमॉर्फिज्म अचीव कर सकते हैं। सिर्फ बेस क्लास के पॉइंटर से ही हम दोनों क्लास के फंक्शन को एक्सिक्यूट करवा सकते हैं। ठीक है, जस्ट एग्जांपल देखें तो हमने एक क्लास बनाई है कलर, पब्लिक वाइट डिस्प्ले, हमने डिस्प्ले फंक्शन को यूज किया कलर वाली क्लास में और प्रिंट करा दिया रेड ग्रीन ब्लू। सेकेंड क्लास बनाई है जो दूसरी क्लास को इनहेरिटेट करेगी जिसका नेम ग्रीन कलर। ठीक है, कलर क्लास को एक दूसरी क्लास इनहेरिटेट कर रही है जिसका नेम क्या है ग्रीन कलर। पब्लिक वाइट डिस्प्ले, और यहाँ पे हमने ग्रीन को प्रिंट किया। फिर हमने यहाँ पे मेन फंक्शन के अंदर बेस क्लास का एक पॉइंटर क्रिएट किया। ठीक है, सबसे पहले इस पॉइंटर को बेस क्लास का ऑब्जेक्ट असाइन करते हैं और फिर पॉइंटर के थ्रू बेस क्लास का डिस्प्ले फंक्शन कॉल करते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो डिस्प्ले फंक्शन हमें रेड ग्रीन ब्लू ही प्रिंट करता है। इसके बाद डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, इसमें बेस क्लास के पॉइंटर को डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और इसमें बेस क्लास का पॉइंटर असाइन कर दिया। फिर बेस क्लास के पॉइंटर से हमने डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करते हैं। तो जब हम ऐसा करते हैं तो वापस बेस क्लास का ही डिस्प्ले फंक्शन एक्सिक्यूट हो जाता है और हमें फिर से रेड ग्रीन ब्लू ही शो हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट पॉइंटर को असाइन किया गया। तो डिराइव क्लास का डिस्प्ले फंक्शन एक्सिक्यूट होना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। इसका मेन कारण ये है कि पॉइंटर भी उसी टाइप का होना चाहिए। पॉइंटर उसी टाइप के फंक्शन को एक्सिक्यूट करेगा जिस टाइप का वह खुद है। यानी इस एग्जांपल में बेस क्लास का पॉइंटर क्रिएट किया गया, इसलिए वह पॉइंटर सिर्फ बेस क्लास के फंक्शन को ही एक्सिक्यूट करता है। इस पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करने के लिए C++ हमें एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करती है जिसे हम वर्चुअल फंक्शन कहते हैं। तो इसका आउटपुट हमें रेड ग्रीन ब्लू ही शो करता है। फिर आता है रूल्स फॉर क्रिएटिंग C++ वर्चुअल फंक्शन। वर्चुअल फंक्शन को क्रिएट करने के रूल्स क्या है? तो सबसे फर्स्ट रूल है वर्चुअल फंक्शन स्टैटिक नहीं हो सकता। सेकेंड है वर्चुअल फंक्शन को ऑब्जेक्ट पॉइंटर के द्वारा एक्सेस किया जाता है। थर्ड है वर्चुअल फंक्शन को बेस क्लास में डिफाइन किया जाना चाहिए, चाहे फिर उसे बाद में यूज किया जाए या नहीं किया जाए। फोर्थ रूल होता है वर्चुअल फंक्शन का डिक्लेरेशन और डिराइव क्लास में सेम नेम के फंक्शन का डिक्लेरेशन होना चाहिए। यदि डेटा टाइप भी डिफरेंट होता है तो वर्चुअल फंक्शन मैकेनिज्म वर्क नहीं करता। यानी हमने बेस क्लास में डिस्प्ले फंक्शन यूज किया है और डिराइव क्लास में हमने गेट डेटा फंक्शन को यूज कर लिया, तो हमारा वर्चुअल फंक्शन वहां पे वर्क नहीं करेगा। नेक्स्ट आता है क्रिएटिंग एंड यूजिंग C++ वर्चुअल फंक्शन। वर्चुअल फंक्शन डिफाइन करने के लिए हमें वर्चुअल कीवर्ड का यूज किया जाता है। इसका जनरल सिंटैक्स होता है वर्चुअल डेटा टाइप, फंक्शन नेम, पैरामीटर लिस्ट, कर्ली ब्रैकेट ओपन,
डेफिनेशन ऑफ वर्चुअल फंक्शन एंड कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अभी हमने इससे पहले जो एग्जाम्पल देखा था उसमें हमने वर्चुअल फंक्शन को यूज नहीं किया था और बिना वर्चुअल फंक्शन के एग्जाम्पल को क्रिएट किया गया। अब हम उसी एग्जाम्पल को वर्चुअल कीवर्ड के साथ में क्रिएट करें तो सबसे पहले हमने हेडर फाइल इंक्लूड किया, क्लास बनाए कलर, पब्लिक, वर्चुअल वाइट डिस्प्ले, वर्चुअल फंक्शन हो गया ये हमारा, वर्चुअल कीवर्ड आ गया वाइट डिस्प्ले। फिर हमने प्रिंट किया सी आउट बेस्ट क्लास रेड ग्रीन ब्लू, फिर ग्रीन कलर क्लास बनाई और उसके अंदर हमने लिया पब्लिक वाइट डिस्प्ले, सी आउट करा दिया डिराइव्ड क्लास ग्रीन को, इंट मेन। फिर हमने बनाया क्लास बेस ऑब्जेक्ट, तो ये हमारा बेस क्लास का ऑब्जेक्ट हो गया। फिर हमने बनाया रेड कलर डिराइव्ड ऑब्जेक्ट, डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट हो गया। फिर हमने बनाया क्लास पॉइंटर बेस पॉइंटर, यानी बेस क्लास का पॉइंटर बना। उसके बाद असाइनिंग बेस क्लास ऑब्जेक्ट टू बेस क्लास पॉइंटर, तो बेस क्लास पॉइंटर को बेस क्लास ऑब्जेक्ट को असाइन किया। उसके बाद बेस क्लास डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया। फिर हमने बेस क्लास के पॉइंटर में डिराइव क्लास ऑब्जेक्ट को असाइन किया। फिर बेस पॉइंटर के थ्रू ही डिराइव क्लास के डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया और रिटर्न 0 किया। अब बेस क्लास में डिस्प्ले फंक्शन को वर्चुअल कीवर्ड के साथ में डिफाइन किया गया है और इस प्रोग्राम को जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो ये बेस क्लास और डिराइव क्लास दोनों के डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करेगा। तो हमें इसका आउटपुट क्या शो होगा, वैसिस रेड ग्रीन ब्लू और तो इस तरह से हम C++ के अंदर वर्चुअल फंक्शन को यूज कर सकते हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है और ये किस लिए यूज किया जाता है C++ के अंदर। देखिए, जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो एरर आना स्वाभाविक होता है ना। सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एरर जो है वो अलग अलग टाइप से आ सकती है। एक होती लॉजिकल एरर और एक होती सिंथेटिकल एरर। ठीक है, अब लॉजिकल एरर जो है वो एरर्स होती है जो हमारे प्रोग्राम के कम्प्लीटली रन होने के बाद आउटपुट प्रोड्यूस नहीं कर पाती क्योंकि उसमें हमारे लॉजिक में कोई प्रॉब्लम होती है। और एक होती है सिंथेटिकल एरर, ये वह एरर होती है जो प्रोग्राम में गलत सिंटैक्स लिखने से आती है। जैसे कई बार हम गलती से सेमीकोलन लगाना भूल जाएं तब भी हमारी ये एरर आ सकती है। अब सिंथेटिकल जो एरर होती है वो प्रोग्राम के रन होने से पहले ही डिटेक्ट हो जाती है और जब तक हम उस सिंटैक्स को करेक्ट नहीं करते हैं तब तक हमारा प्रोग्राम रन नहीं होता है। और ऐसे ही लॉजिकल एरर में लॉजिक करेक्ट करने पर वो ठीक होती है। इसके अलावा इन दोनों एरर के अलावा एक एरर होती है जो रन टाइम पर आती है। ये दोनों एरर तो रन टाइम पर नहीं आती है, लेकिन जो एरर हमारी रन टाइम पर आती है उसे हम एक्सेप्शन कहते हैं। एक्सेप्शन ये एरर का एक प्रकार है जो रन टाइम पर आती है या एग्जीक्यूशन के टाइम पर आ जाती है, उसे हम एक्सेप्शन हैंडलिंग कहते हैं। एक्सेप्शन दो टाइप की होती है, एक होती है कंपाइल टाइम एरर। कंपाइल टाइम एरर यानी कंपाइल टाइम के वक्त एरर आ जाने को कंपाइल टाइम एरर कहते हैं, जैसे लॉजिकल एरर या सिंथेटिकल एरर। और एक होती है रन टाइम एरर। रन टाइम एरर यानी एक्सेप्शन, रन टाइम के वक्त एरर आती है उसे हम एक्सेप्शन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ले लिया डिवाइड बाय 0, अगर हम किसी वैल्यू को 0 से डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइड बाय 0। आउट ऑफ मेमोरी, एरे आउट ऑफ बाउंड, यानी किसी एरे के अंदर हम 10 वैल्यू इनपुट करवा सकते हैं लेकिन हम लोग 11 वैल्यू को चला रहे हैं, तब हमें ये एरर आ सकती है, एरे आउट ऑफ बाउंडेड। ठीक है, दूसरी चीज, जब हम कोई छोटे छोटे प्रोग्राम्स बनाते हैं तो एक्सेप्शन पर इतना ध्यान नहीं जाता है क्योंकि उसका कोई इफेक्ट दिखता भी नहीं है। लेकिन जब हम रियल वर्ल्ड के अंदर कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो ऐसी एक्सक्यूशन को हैंडल करना बहुत जरूरी होता है। और ऐसी एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए C++ हमें एक्सेप्शन हैंडलिंग का मैकेनिज्म प्रोवाइड करती है और इस मैकेनिज्म के द्वारा हम कोई भी एक्सेप्शन को आने पर हैंडल कर सकते हैं ताकि हमारा जो प्रोग्राम है डायरेक्टली टर्मिनेट होने के बजाय उस जगह पे कोई दूसरा कोड एक्सिक्यूट कर ले। ठीक है, या फिर हम वहां पर एक मैसेज भी शो कर सकते हैं। फिर आता है C++ एक्सेप्शन हैंडलिंग कीवर्ड। सबसे फर्स्ट कीवर्ड यूज करते हैं हम ट्राई। यह एक ब्लॉक होता है, इसमें आप प्रोग्राम के उस कोड को लिखते हैं जिससे एक्सेप्शन होने की संभावना है। उदाहरण के लिए जैसे हमारे प्रोग्राम में कोई कैलकुलेशन
या कोई दूसरा लॉजिकल कोड है जिससे हमें लगता है कि एक्सेप्शन जनरेट हो सकती है, तो ऐसे कोड को हम ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखते हैं। फिर नेक्स्ट आता है थ्रू कीवर्ड। इस कीवर्ड के द्वारा ट्राई ब्लॉक से एक्सेप्शन को थ्रू किया जाता है। ये एक्सेप्शन कैच ब्लॉक को थ्रू की जाती है, जो कि एक्सेप्शन को हैंडल करने का काम करता है। इस ब्लॉक के द्वारा हम किसी पर्टिकुलर वेरिएबल को केस ब्लॉक को पास भी कर सकते हैं। इसे केस ब्लॉक में एक्सक्यूशन को हैंडल करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है कैच कीवर्ड। ये वो ब्लॉक होता है जहां पर आप एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं, और इस ब्लॉक के द्वारा आप एक्सेप्शन आने पर कोई मैसेज भी शो कर सकते हैं या फिर कोई दूसरा कोड एक्सिक्यूट करवा सकते हैं। ये ब्लॉक हमेशा ट्राई ब्लॉक के बाद यानी जस्ट बाद में आता है। एक से ज्यादा एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए हम एक से ज्यादा कैच ब्लॉक को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग का प्रोसेस। C++ में एक्सेप्शन को हैंडल करते समय हम एक प्रोसेस से गुजरते हैं। इसमें सबसे पहले एक्सेप्शन डिटेक्ट की जाती है, इसके बाद थ्रू कीवर्ड के द्वारा एक्सेप्शन को थ्रू किया जाता है, और इसके बाद केस ब्लॉक द्वारा एक्सेप्शन कैच की जाती है और केस ब्लॉक में एक्सेप्शन को हैंडल किया जाता है। नेक्स्ट हम एक्सेप्शन हैंडलिंग को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो हमने हेडर फाइल इंक्लूड किया, फिर यूजिंग नेम स्पेस कीवर्ड यूज किया, इंट मेन, इंट नंबर इज इक्वल्स टू 5, इंट रिजल्ट कॉड डेट में जनरेटेड एक्सेप्शन, हमारी जो एक्सेप्शन होगी वो कहाँ शो होगी, रिजल्ट में। फिर हमने लिखा है ट्राई, रिजल्ट इज इक्वल्स टू नंबर डिवाइड बाय 0, थ्रू कर दिया 0 को। अब ये थ्रू हो गया 0, तो 0 यहाँ पर दिखेगा ई के अंदर। हैंडलिंग एक्सेप्शन में कैच इंट ई, प्रिंटिंग एक्सेप्शन डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया सी आउट डिवाइड बाय ई एक्सेप्शन ऑक्यूर्ड रिजल्ट 0। अब एग्जांपल में जब हम 5 को 0 से डिवाइड करते हैं तो एक्सेप्शन जनरेट होगी। तो फिर इस एक्सेप्शन को कैच ब्लॉक में हैंडल किया गया है, तो वो हमें ये आउटपुट जनरेट करेगा, डिवाइड बाय 0 एक्सेप्शन ऑक्यूर्ड। तो वो हमें इस टाइप से मैसेज प्रिंट करके फिर देता है। C++ लैंग्वेज में टेम्पलेट फंक्शन क्या होता है और उसे कैसे यूज किया जाता है। C++ का टेम्पलेट ये फीचर बहुत ही उपयुक्त है। ये जेनेरिक प्रोग्रामिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। टेम्पलेट C++ में जेनेरिक प्रोग्रामिंग की एबिलिटी प्रोवाइड करता है। जेनेरिक प्रोग्रामिंग में हम जेनेरिक टाइप के फंक्शन और क्लासेस क्रिएट करते हैं, और जेनेरिक टाइप के फंक्शन और क्लासेस दूसरे टाइप्स यानी इंट, फ्लोट, डबल आदि से इंडिपेंडेंट होते हैं, और इसलिए जो डेटा टाइप आप पैरामीटर के रूप में पास करते हैं, जेनेरिक फंक्शन और क्लास उसी टाइप के बन जाते हैं। ऐसा करने से आपको हर डेटा टाइप के लिए अलग से फंक्शन और क्लास लिखने की जरूरत नहीं होती है, और आपके प्रोग्राम में अननेसेसरी कोड भी नहीं होता है। टेम्पलेट के माध्यम से हम C++ में जेनेरिक टाइप के फंक्शन और क्लासेस क्रिएट कर सकते हैं। टेम्पलेट क्लासेस और फंक्शन को पैरामीटर के साथ डिफाइन किया जाता है, और ये पैरामीटर एक्चुअल डेटा टाइप के द्वारा रिप्लेस कर दिए जाते हैं, और फिर फंक्शन और क्लासेस उसी टाइप के बन जाते हैं। C++ में टेम्पलेट को दो प्रकार से इस्तेमाल किया जाता है, एक होता है टेम्पलेट फंक्शन और एक होता है टेम्पलेट क्लासेस। आइए जानते हैं टेम्पलेट फंक्शन को कैसे यूज करते हैं। C++ में टेम्पलेट कीवर्ड के साथ में टाइप नेम या क्लास कीवर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। एक टेम्पलेट फंक्शन किसी नॉर्मल फंक्शन की तरह ही होता है, बस फर्क सिर्फ इतना सा होता है कि एक टेम्पलेट फंक्शन कई तरह के डेटा टाइप यानी इंट, फ्लोट आदि के लिए एक्सिक्यूट हो सकते हैं। यदि हम फंक्शन को यूज करके और अलग अलग डेटा टाइप के लिए कोई आइडेंटिकल टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं, तो हम एक टेम्पलेट फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। जनरली उदाहरण के लिए यदि हम एडिशन का फंक्शन क्रिएट करते हैं, तो हर डेटा टाइप इंट, फ्लोट आदि के लिए हमें अलग फंक्शन क्रिएट करना होगा। इंटीजर टाइप के लिए क्रिएट किया गया एडिशन फंक्शन फ्लोट वैल्यू को ऐड नहीं करता है। अब इसमें टास्क एक ही है पर हमें फंक्शन अलग अलग क्रिएट करने होंगे, तो ऐसी सिचुएशन में हम सिर्फ एक एडिशन का टेम्पलेट फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं, और जरूरत पड़ने पर इंटीजर और फ्लोट दोनों वैल्यू को एक साथ ऐड भी कर सकते हैं। वैसे ये काम हम फंक्शन ओवरलोडिंग से भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें हमें बहुत ज्यादा कोड लिखना होता है,
टेम्पलेट फंक्शन क्रिएट करने से हमें कोड कम लिखना होता है और काम भी हमारा आसानी से हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं टेम्पलेट फंक्शन का सिंटैक्स क्या होता है। तो टेम्पलेट फंक्शन का जनरल सिंटैक्स ये होता है कि टेम्पलेट क्लास टी, रिटर्न टाइप फंक्शन नेम, पैरामीटर लिस्ट, कर्ली ब्रैकेट ओपन, फंक्शन बॉडी विद टी टाइप, देन कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अब टेम्पलेट फंक्शन का जस्ट हम एग्जांपल लेके उसे समझे तो हमने यहाँ पर बनाया टेम्पलेट क्लास टी, तो ये हमारा टेम्पलेट फंक्शन हो गया। फिर टी एड, टी एक्स और टी वाई ये हमारे पैरामीटर्स हो गए। फिर कर्ली ब्रैकेट ओपन, रिटर्न एक्स प्लस वाई, एक्स और वाई को प्लस करना, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, इंट मेन कर्ली ब्रैकेट ओपन, सी आउट सम ऑफ 7 and 3 इज, और ऐड फंक्शन को यहीं पर कॉल किया, ऐड 7, 3। फिर ये एडिंग इंटीजर वैल्यू हो गई हमारी, इंटीजर की वैल्यू। अब फ्लोट की वैल्यू ऐड करनी है तो सी आउट सम ऑफ 5.8 and 3.9 इज 8, 5.8 and 3.9 एडिंग फ्लोट, रिटर्न 0 करके कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो इसका आउटपुट आएगा हमारा सम ऑफ 7 and 3 is 10 and sum of 5.8 and 3.9 is 9.7। अब इस एग्जाम्पल के अंदर एक ही फंक्शन के द्वारा हमने इंटीजर और फ्लोट दोनों ही वैल्यू को ऐड किया। ऐसे सिर्फ हम टेम्पलेट फंक्शन से ही कर सकते हैं, बाकी हम फंक्शन ओवरलोडिंग में भी कर सकते हैं, लेकिन फंक्शन ओवरलोडिंग में थोड़ा सा कोड हमें ज्यादा लिखना होता है। ठीक है, अब कभी कभी ऐसा होता है कि हम अलग अलग डेटा टाइप्स के साथ एक जैसी क्लास क्रिएट करते हैं। जैसे कि हम एक क्लास बनाते हैं जो किसी नंबर को ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट करते समय आर्गुमेंट के रूप में ले लेती है और बाद में डिस्प्ले फंक्शन से इस नंबर को डिस्प्ले भी कर सकती है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टेम्पलेट क्लास। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें अलग अलग डेटा टाइप के साथ एक जैसी क्लास क्रिएट करते हैं, और जैसे कि हम एक क्लास बनाते हैं जो किसी नंबर को ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट करते समय आर्गुमेंट के रूप में ले लेती है और बाद में डिस्प्ले फंक्शन के द्वारा इस नंबर को डिस्प्ले करती है। तो इस प्रकार आपको हर इंट, फ्लोट, डबल के नंबर के लिए अलग से क्लास क्रिएट करनी होगी। तो ऐसी सिचुएशन में हम टेम्पलेट क्लास को क्रिएट कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम प्रोग्राम बनाते समय हमें ये नहीं पता है कि यूजर किस टाइप की वैल्यू एंटर करेगा, यानी आपको ये पता ना हो कि आपकी क्लास के डेटा मेंबर्स किस टाइप के होंगे। एग्जाम्पल के लिए लें तो यूजर का जो करंट बैंक बैलेंस है होल नंबर भी हो सकता है, फ्लोटिंग नंबर भी हो सकता है। तो इस सिचुएशन में हम क्लास क्रिएट कर सकते हैं। जब हम टेम्पलेट क्लास क्रिएट करेंगे तो उसके सभी फंक्शन को आप आसानी से टेम्पलेट फंक्शन बना सकते हैं। क्लास का इस्तेमाल जैसे सामान्य तरीके से C++ प्रोग्राम में किया जाता है, वैसे ही क्लास टेम्पलेट में भी किया जाता है। टेम्पलेट क्लास का जनरल सिंटैक्स होता है टेम्पलेट क्लास C, क्लास कीवर्ड है, क्लास नेम और क्लास बॉडी कर्ली ब्रैकेट ओपन करती है, क्लास बॉडी और कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे टेम्पलेट हमारा कीवर्ड है, क्लास हमारा कीवर्ड है, क्लास C हमने यहाँ पर पैरामीटर असाइन किया, क्लास का नेम आप जो भी देना चाहें वो क्लास का नेम हम दे सकते हैं। टेम्पलेट क्लास का जस्ट एग्जाम्पल देखें तो हमने यहाँ पर बनाया टेम्पलेट क्लास C, यानी टेम्पलेट क्लास बन गया। क्लास नंबर डिस्प्ले, क्लास का नेम दे दिया हमने नंबर डिस्प्ले। प्राइवेट C नंबर, पब्लिक नंबर डिस्प्ले C और n, नंबर इज इक्वल टू n किया हुआ, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। फिर वाइट डिस्प्ले से हमने इस नंबर को प्रिंट किया। इंट मेन नंबर डिस्प्ले फ्लोट ऑब्जेक्ट 5.2 और ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले करके हमने हमारे जो फंक्शन है उसको कॉल करा है और रिटर्न 0 कर दिया। अब इस एग्जांपल के अंदर जब ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट होगा तो हमारा जो C फ्लोट द्वारा रिप्लेस कर दिया जाएगा और क्लास में डिक्लेयर किया गया नंबर हमारा फ्लोट टाइप का बन जाता है। इस प्रकार टेम्पलेट क्लास के थ्रू हम इस सिचुएशन को भी हैंडल कर सकते हैं कि जब हमें ये पता ना हो कि यूजर किस टाइप की वैल्यू एंटर करेगा। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो हमें आएगा नंबर इज 5.2। थैंक यू।